तो क्या हाल है इंटरनेट की जनता, इस वाले हैंग में हमने बात करी नो वायलेंस पे, जो पार्लियामेंट में 8 माइल स्टाइल बैटल रैप चल रहा है, रागा वापस आ गया है, रोस्ट वगैरह हो रहा है उसका। फिर पाकिस्तान में अलग टाइप का रोस्ट हो रहा है, वहां पे स्ट्रॉबेरी चुरा रहा है कोई, और कोई वहां पे पीएम जेल में जा रहा है, उसको कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। और फिर जो सबका बाप है ब्लैक रॉक, उस पर थोड़ी सी बात करी, ईएसजी क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात करी। तो पूरा एपिसोड देखो, काफी सही है, काफी मजेदार है, काफी इंफॉर्मेटिव। भाई फोड़ दिया, भाई फोड़ क्या दिया। शॉट लिया भाई, मजा आ गया। भाई फोड़ दिया एकदम, वन टेक एक्टर है तू तो। वेलकम बैक ऑडियंस, जो भी सुनते हैं हम लोगों को। पिछले वाले को कुछ 500-550 लोगों ने सुन लिया, थैंक यू। हम तो खुश हो जाते हैं उतने में। बट काफ़ी पॉलिटिकली चार्ज्ड वीक रहा है ये, पिछली कॉन्वर्सेशन से लेकर अब तक। हम सोच रहे थे कि हमने पिछले कॉन्वर्सेशन में थोड़े से पॉलिटिकली चार्ज टॉपिक्स पिक करे थे। हमने सोचा था थोड़ा कूल डाउन होएगा माहौल हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान का तो माहौल और गर्म हो गया। एक जगह आग लगी हुई थी, दूसरी जगह लग गई, उसके ऊपर से बम पे बम फूटते गए हमारे पार्लियामेंट में पिछले एक हफ्ते से। तो उसी बारे में स्टार्ट करते हैं कॉन्वर्सेशन उस डायरेक्शन से। तो अगेन सैड न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ हरियाणा। हाँ ब्रो, ये नो वायलेंस ये एक्चुअली एक फिनोमिना था जो लाइक इन मेकिंग ही था। ये पिछले ना बीजेपी पिछले 3-3.5 साल से हरियाणा में ये हिंदू यूनिफिकेशन वाला एक्सपेरिमेंट चला रही थी, और स्पेशली जो दिल्ली को कवर करने वाला और सदर्न हरियाणा वाला एरिया है ना इधर, तो इन्होंने पानीपत के आसपास एक स्मालखां गांव है, वहाँ पे 125 एकड़ में आरएसएस का नया हेडक्वार्टर चालू किया था। और पिछले 3-1 साल से ये रैली रूली निकाल रहे हैं, कुछ हिंदू समथिंग रैली, और वहाँ के नू में निकाल रहे हैं, नू डिस्ट्रिक्ट में। और वहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं, हर मंदिर के थ्रू होके जाती है। तो नू पर्टिकुलरली एरिया ऐसा है जहाँ पे हरियाणा का मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन रहता है। लाइक वहाँ पे इटसेल्फ नू की पॉपुलेशन का 80% मुस्लिम है, और हरियाणा की मुस्लिम पॉपुलेशन का 48% नू में रहता है। तो काफी सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इसीलिए मैं ये देख रहा था कुछ कि नू के आसपास कुछ 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की या हरियाणा लोकल उसकी, एंड तीनों जगहों पे बीजेपी नहीं है। हाँ, वहाँ पे कांग्रेस का एमपी एमएलए है वहाँ पे तीनों जगह पे। और नू वैसे भी सोशियो इकोनॉमिक सारे मेजर्स में बैकवर्ड रहा है, विमेन एजुकेशन में, विमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स में, और इन जनरल वेल्थ इतनी ज़्यादा है नहीं वहाँ पे, और सिग्निफिकेंट क्राइम इंस्टेंसेस भी हैं। तो मैं काफ़ी सारी ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहा था, तो एक चीज़ जो मेरे को स्टैंड आउट करी, जो इस चीज़ का एक्चुअली बड़ा सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है कि वहाँ पे वायलेंस है, तो जहाँ पे जो पुलिस की नॉर्मल गाड़ियाँ भी है ना, उनमें भी वो मेटल के वो लगा रखे हैं शीशों पे, ग्रिल सी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस जाती है तो पत्थर मारते हैं उनको। दिल्ली पुलिस भी कई बार पिट के आई है वहाँ पे पुलिस जाती है तो वो ऑर्गेनाइज होकर पीटते हैं पुलिस को, पुलिस पिटती है वहाँ पे बेसिकली। तो वीएचपी ने चूज किया कि वहीं से रैली निकालेंगे, और 2 साल तीसरी रैली थी ये, 2 साल पहले भी हुई थी। और इस बार ऐसा मतलब इंटेलिजेंस थी कि इस बार वायलेंट हो सकती है ये रैली, और इस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हुए एविडेंस भी थी सोशल मीडिया पे। ये कुछ लल्लू पल्लू ये मतलब लोकल वेले गुंडे, मोंटू मनेसर, हाँ मोंटी नहीं यार, तूने मेरे को भी नाम बुला दिया, मोनू मानेसर। इसका असली नाम मोहित यादव है, और ये वैसे एफआईआर में बाय नेम मेंशन्ड है, जो जुनेद और नासिर का मर्डर हुआ था। राजस्थान के 2 लोग थे, इन पे गौ मतलब गाय को मारने के लिए का इल्जाम लगा के और इनको जिंदा जला दिया था इनकी गाड़ी में। तो ये बाय नेम मेंशन्ड है। तो इसने कुछ तो मतलब सोशल मीडिया पे मोनू मानेसर काऊ विजिलेंटी, सेल्फ प्रोक्लेम काऊ विजिलेंटी है, गाय रक्षक है। मतलब वो खुद को कहता है कि मैं काऊ विजिलेंटी हूँ, बट एफआईआर भी सपोर्ट करती है ना। मेरा सेकंड क्वेश्चन इसमें ये है कि काऊ विजिलेंटी तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड ही बनेगा ना, कौन ही ये ऑर्डर बांट रहा है सोसाइटी में कि आज से तुम काऊ विजिलेंटी हो। हाँ, वैसे ऑफिशियल टाइटल तो नहीं है ये, बट ये वीएचपी की काऊ विजिलेंटी फोर्स का हरियाणा में कोई छोटा मोटा वो है, तो ऐसे ऑफिशियल टाइटल समझ गया तेरा टाइटल कहां से आ रहा है उसके पास, ऐसी बात नहीं है, हवा में बात कर रहा हूँ। और एक और ऐसे छोटा मोटा फालतू का, हाँ एक और ये ऐसे नारंगी बाबा था ये पिट्टू बजरंगी, ये एक और आइटम है। ये कह रहा था कि हाँ हम आ रहे हैं नू में, और अब जीजा आ रहे हैं तुम्हारे, और फिर कहना मत कि बता के नहीं आए, अब हम आ रहे हैं। और वो अपनी लोकेशन शेयर कर रहा था बार बार कि यहाँ पे पहुंच गए, अब हम 20 मिनट में आ जाएंगे।
तो ये रैली निकाल रहे थे इस बार तो इस बार तो ये सोशल मीडिया के थ्रू पहले से एविडेंस थी कि यहाँ पे कुछ पंगा होगा, और ऐसे फिर मुस्लिम लोगों ने भी पोस्ट वगैरह डाले थे कि आ जा तेरे को देखते हैं, बिट्टू बजरंगी को टारगेट करते हुए कि आ तू देखते हैं तेरे को। तो इस बार इंटेलिजेंस होते हुए वहां का एसपी छुट्टी पे चला गया। 31 जुलाई को रैली होनी थी, उस दिन वो छुट्टी पे चला गया। और पिछले 2 सालों में 4 से 5 हजार पुलिस फोर्स डिप्लॉय करी गई थी इस रैली को निकालने के लिए। इस बार 800 पुलिस पर्सनल थे और एसपी छुट्टी पे चला गया डिस्पाइट हैविंग एविडेंस। ठीक है, तो ये अब कई जगहों से निकले, कई मुस्लिम विलेजेस से निकले और नारे लगाते हुए, प्रोवोकिंग नारे लगाते हुए, श्रद्धा वाले नारे नहीं, आस्था वाले नारे नहीं थे, प्रोवोकिंग वाले नारे थे। और कई जगह से निकल गए। वहाँ मैंने लोकल रिपोर्ट्स देखी, वहाँ पे मुस्लिम जो लोकल विलेजर्स थे वो कह रहे थे कि एक दिन का है, हम झेल के निकाल दिए। फिर वो नू शहर में पहुंचते हैं। नू शहर में मुस्लिम लोग कुछ तैयार थे कि आएंगे, नू में आएंगे। ये एक मंदिर, लास्ट जो इनका मंदिर था उसके बाद नू में आए, और उस नू में आने के बाद मुस्लिम लोग तैयार थे, उन्होंने पत्थर मारने चालू कर दिए। तो ये भाग के वापस उस मंदिर में चले गए। वहां पे हिंदू विजिलेंटीज बैठे थे। नहीं, वो हिंदू विजिलेंटी, ये लाइक इनके पास लठ और तलवार तो थी इनके पास, इनमें से कुछ लोगों के पास। ये हिंदू वाले थे, तो ये पत्थर पड़े इनके, तो ये भाग के, इसके भी वीडियोस में तो राइफल वगैरह सब दिखी है मेरे को। हाँ, वो भी आएगा, वो वाला सीन भी आएगा अभी, वो आगे तू जंप कर रहा है। तो ये तलवार लेके पत्थर से इनकी फटकी और ये भाग गए, मंदिर में चले गए। और ये फिर मंदिर में गए तो मंदिर में ऐसा लोग, वो मंदिर ऐसी जगह पे अरावली हिल्स है ना, उसके आसपास सारी सराउंडेड है वो बेसिकली, और थोड़ा सा लो लाइंग एरिया, उसमें वो मंदिर बना हुआ। तो वहाँ पे वो मंदिर में पहुंचे तो उन हिल्स पे ऑलरेडी लोग थे जिनके पास वेपन्स थे, लाइक बंदूक थी। वहां से फिर फायरिंग चालू हुई मंदिर के ऊपर उस हिल्स से। तो वहां के लोग कह रहे हैं कि ये इधर के आसपास के लोग नहीं, राजस्थान या यूपी वगैरह से आए हुए लोग थे जिनके पास बंदूकें थी। उधर से गोली वगैरह चली है, और इस पूरे वायलेंस में लाइक आग उग लगाई गई है, गाड़ियों फूंक दी हैं, पत्थर मारे गए हैं, और गोलियां वगैरह चली हैं पूरे एरिया में। काफी आगे लगी हैं, फिर गुड़गांव तक भी चली गई थी आग। तो वहां पे टोटल 6 लोगों का मर्डर हुआ, उसमें से 1 मुस्लिम था, 5 हिंदू थे। तो अब वो ऐसा गया कि मुस्लिम कम मरे और हिंदू ज्यादा मरे, तो ये और भड़क गए। तो वो फिर कॉल आउट्स देने लगे कि बाकी कौम कहाँ है, अब ये ट्रैक्टर वाले लोग कहाँ हैं। ये अब मेरा वो है कि ये, और सोशल मीडिया पे भी यही पोस्ट आ रहे थे। तो ये जो जाट मेजर पॉपुलेशन है हरियाणा की, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू अम्ब्रेला खोल के जाट पॉपुलेशन को भी आ जाए, ताकि अब ये जाट आके भी मुस्लिमों को पीटे। ये इनका इंटेंशन था उसकी वजह से। बट इस बार वहां पे जब ये वायलेंस स्ट्राइक हुआ, उसके तुरंत बाद वहां पे जाट खापें हुई। खापों ने स्पेशली यूथ को और इन पूरी पॉपुलेशन को इन जनरल वार्न कर दिया था कि ये ऐसा प्रोवोक करेंगे, तुम्हें जाना नहीं। तो जाट इस बार नहीं गए। तो अब मेरा पूरा स्पेकुलेशन वाली बात है ये कि हो ऐसा गया कि मुस्लिम कम पिटे या कम नुकसान हुआ उनको, और हिंदुओं को ज्यादा नुकसान हुआ। तो हिंदू भी नाराज हैं और मुस्लिम तो नाराज थे ही। और इसको लेके पूरे फिर कई जगहों पे ये रैलियां हुई। जैसे मेरे पास में यहाँ पे हांसी शहर है, वहाँ पे भी यही ऐसे टटपुंजले ऐसे टुच्चे मुच्चे लोग रैलियां निकाल रहे थे पुलिस प्रोटेक्शन में, और कह रहे थे, रेडी वालों को कह रहे थे कि जो भी मुस्लिम है यहाँ से निकल लो, 2 दिन का टाइम है, निकल लो यहाँ से। बट फिर किसान आंदोलन वाले लोग थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो आए, स्पेशली उन्होंने विजिट भी किया ग्राउंड पे, और उन्होंने कहा कि हम साथ में खड़े हैं, कौन निकालेगा तुम्हें, मुसलमानों को कहा। तो स्पेशली ये सप्रेस हो गया यहाँ। मेरा जो रीजन का पीछे जो मेरे को लग रहा है, ये कुछ एविडेंस तो साफ स्पेसिफाई कर रही है कि पुलिस और जो पूरी गवर्नमेंट थी, उनका इंटेंशन था कि कुछ आग लग जाए, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे दंगे किसी की नजर में ही होते हैं, कोई करवाना चाहे तभी होते हैं। लाइक स्पार्क तो हो सकते हैं लोकल लेवल पे भी, बट फैलते वो किसी के गाइडेंस में ही है। तो मेरा जो वो लग रहा है मेरे को, ये था कि जो बीजेपी का जो मोटिव था कि हिंदू आइडेंटिटी को एम्पावर करके जाटों को भी इधर ही ले लें, क्योंकि जाट अभी नाराज चल रहे हैं इनसे, तो जाटों को भी अंडर हिंदू ले लें कि कुछ वोट तो मेरे को भी यही लग रहा था। हाँ, और ऐसा हुआ नहीं, तो अब हिंदू भी नाराज है कि हिंदू पिट गए, और मुस्लिम तो नाराज थे ही। तो इसके रेस्पॉन्स में उन्होंने फिर कुछ मतलब
बुलडोजर वगैरह चलाने लग गए वो बिना किसी नोटिस के, इतना कि गरीब लोग अपना सामान भी नहीं निकाल पाए घरों से, उनके फ्रिज बेड अंदर ही रह गया और बुलडोजर चल गया। ये अभी सिचुएशन। बुलडोजर वो बेसिकली ये कह के चला, मतलब जो आज तक जितने भी इंस्टेंसेस हुए यूपी में हुए कि ये ऑलरेडी इलीगल प्रॉपर्टीज थी। इस केस में तो लाइक अ लॉट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज हैव बीन फाउंड आउट कि एक्चुअली लीगल प्रॉपर्टीज पे उन्होंने, हाँ, और मेजॉरिटी मुस्लिम प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलेगा। राइट। नहीं तो लार्जर प्रॉब्लम अगर हम देखें अगेन, तो आपके पास इनपुट आते रहते हैं इंटेलिजेंस के, यू डोंट एक्ट ऑन देम ऑन टाइम, ठीक है। एक तो क्राउड भी पता नहीं हमारी सोसाइटी में आजकल कैसा क्राउड इकट्ठा हो गया है, मोनू मानेसर ये बिट्टू बजरंगी टाइप के लोग कह रहे हैं आ जाओ, तो लोग तैयार भी बैठे हैं कि ये आएगा तो अभी इसको पीटना है। भाई क्या मतलब, ऐसे बच्चों वाली हरकतों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ऐसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कि भाई शहर जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अननेसेसरी नाम खराब होता है देश का, एंड कम्युनिटीज के बीच में अननेसेसरी फ्लेयर अप हो रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज तो देखो है ही बदतमीज, लेकिन सोसाइटी के लोगों को क्या हो गया है कि हम ऐसे थाली लेके बैठे हैं कि आ जाए पार्टीज हमें हमारे अंदर दरार और बढ़ा दे। अब मेरे को लग रहा है ये लोग अजीब हो गए हैं भाई, मतलब ये क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है, जब भी ऐसे इंस्टेंस होते हैं तब माहौल ऐसा हो गया कि एक के बाद एक प्रोग्रेसिवली वायलेंट हरकत करने के लिए आपको, जब आप स्टेप 1 करते हो वायलेंट हरकत का और आप पे कुछ एक्शन नहीं होता, तो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आपको एक वो मिल जाता है कि इंसेंटिव मिल जाता है कि कुछ नहीं होगा मेरे को। तो ऐसा चल रहा था काफ़ी टाइम से, और हरियाणा इन जनरल इधर फिर भी रिलेटिवली हिंदू मुस्लिम कम ही हो है, क्योंकि जो यहाँ की जो मेजर पॉपुलेशन जो जाट है वो अपने आप को जाट पहले मानती है और हिंदू बाद में, तो हिंदुत्व वाला इतना चलता नहीं है यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट होता नहीं है यहाँ पे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से करेक्टिव एक्शन बहुत ज्यादा खराब है ये। और फिर उसके बाद कई शहरों में ऐसा हुआ है कि और प्रोवोक करने के हिंदू अम्ब्रेला खोलने की कोशिश करी गई है, इवन इन पुलिस प्रोटेक्शन। और एक और जो दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली का फायदा, वो उधर मेवात में अब साइबर क्राइम का भी काफी बड़ा हब बन गया है वो पूरा रीजन, जमतारा 2.0 हो गया वहाँ पे। तो इस पूरे दंगे में साइबर क्राइम का जो थाना था उसमें आग लगा दी, वहाँ पे सारी एविडेंस पे आग लगा दी। तो वहाँ ये एक और ये मजे ले गए फालतू में। बट जो तो सबको इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट में जब शुरू करते हुए कहा कि इट वाज अ थिंग दैट इट वाज इन मेकिंग फॉर लॉन्ग, राइट, बीजेपी के एंड से, तो इज दिस द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू सी लाइक एज लाइक नेक्स्ट ईयर हम लोग जनरल इलेक्शन देखने वाले हैं? तो एक ये हरियाणा स्टेट हुआ, हरियाणा में कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति थोड़ी सी अभी, मतलब जैसे जितने स्ट्रांग होल्ड मानते थे पहले हरियाणा को, वैसे नहीं है अभी। नेक्स्ट इलेक्शन में शायद उनको कुछ सीटों का नुकसान होगा। हाँ, मतलब तो जितनी सीटें उनके पास प्रेजेंटली हैं वो ग्राउंड रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हाँ, मतलब अभी अगेन लाइक अभी हमारे पास लगभग 8 महीने हैं, 8-9 महीने हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तो मे बी चीजें चेंज हो, बट हाँ अभी ऐसा है। तो आर वी गोइंग टू सी द सेम सिनारियो हैपनिंग ऑल अराउंड द इंडिया जैसे चीजें हो रही हैं? मतलब एक्चुअली आई एम लाइक, मेरे को नेक्स्ट जो मैं एक और सोच रहा था इसी पे कि मेरे को बहुत ज्यादा यही चीज बंगाल में होता हुआ दिख रहा है। बंगाल में कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, हमेशा हर 2-3 महीने में कुछ तो होते ही रहता है, लेकिन बंगाल में अगेन क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो ये इंडिया सामने से आ रही है, राइट, और जो वोट बैंक्स का एक्युमुलेशन होने वाला है, और जो पहले ये करते थे कि मुस्लिम्स एक तरफ भी हो जाए, हिंदूज को ये एक तरफ करने की कोशिश करते थे, मुस्लिम्स के वोट बढ़ते थे सामने से क्योंकि ये लोग अलग अलग लड़ते थे। अब ये साथ आ जाएंगे तो इनके मुस्लिम्स के वोट कंसोलिडेट हो जाएंगे, तो मुस्लिम और हिंदू में बहुत बड़ा डिवाइड ला करके, हाँ मुस्लिम्स और हिंदू में बड़ा डिवाइड लाने के लिए दंगे काफी इफेक्टिव तरीका रहा है आज तक। बट मेरा ये क्वेश्चन है कि ये दूसरे एंड से भी तो काम कर सकता है। एक्सपेंड कर, क्या मतलब इसका शिवांग? दूसरे एंड से दूसरे एंड से मेरा ये कहने का मतलब कि वही चीज को कंसोलिडेट करने के लिए दैट एंटी हिंदू वोट्स लाइक नॉन हिंदू वोट्स आई वुड से कंसोलिडेट करने के लिए सामने से भी पार्टियां तो ये सारी चीजें कर सकती हैं। इज इट जस्ट बीजेपी ऑल द टाइम? नहीं, मेरे को जो लगता है कि कर सकती हैं कि मुस्लिम वोट्स को एग्रीगेट करने की कोशिश कर सकती है, बट इन दैट प्रोसेस एनी पार्टी कैन नॉट अफोर्ड टू ऑफेंड द हिंदू वोट, कैन नॉट अफोर्ड टू सेग्रीगेट द हिंदू वोट। आप ये कोशिश कर सकते हो, पर इस कोशिश में ऐसा कोई स्टेप नहीं ले सकते जो ये आपको 80% आपको दूर कर दे, से दूर हो जाओ, क्योंकि वो फिर पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। तो अपीजमेंट की कोशिश कर सकते हैं, सेग्रीगेशन की कोशिश नहीं कर सकते अगर किसी के पास ऑलरेडी मेजॉरिटी वोट्स नहीं है। बीजेपी अकेलौता है जो एलियनेट करना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि मेजर चंक उनके पास है ऑलरेडी।
हाँ मुझे ऐसा लगता है कि द ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी फॉर बीजेपी हैज बीन कि ये ना वाटर को टेस्ट करते हैं थोड़े से कम्युनल प्लेयर्स के साथ। उनका इंटेंशन मुझे नहीं लगता नेसेसरली ये है कि आग ही लग जाए या मारपीट ही हो जाए, बट दे वांट टू टेस्ट द वाटर्स कि उनकी वो आइडियोलॉजी जो है वो कितनी पुश कर सकते हैं। ठीक है, कर्नाटका इलेक्शन में अगर ध्यान दो तो लास्ट ईयर बिफोर कर्नाटका इलेक्शन थोड़े थोड़े मुद्दे ऐसे ही लेके आ रहे थे, टीपू सुल्तान टाइप के, मीट बैन के, हलाल बैन के, बुरखा के। तो ये सब अगेन दे वर ट्राइंग टू बहुत छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स अंडर द डोर ये स्लाइड कर रहे थे हाँ, just to see रिएक्शन देखना चाह community रहे में थे क्या कि होता है। कम्युनिटी And रिएक्ट कैसे करती लकीली है। इनफ कर्नाटका रिएक्शन चेक करना चाह रहे थे कि वो हाँ, एंड लकीली इनफ कर्नाटका में इवन दो थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट टाइप हुए, एवरीथिंग वाज फेयरली पीसफुल एंड लार्ज स्केल पे कम्युनिटीज ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, एंड जैसे ही इनको रियलाइज हुआ कि ये सारे टॉपिक्स नहीं काम कर रहे हैं, दे पुल्ड इट बैक। एंड उसके बाद ये वही आ गए थे कि देखो हम तो नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़ रहे हैं, डबल इंजन सरकार है, डेवलपमेंट है, ये है वो है वो। सो आई थिंक द कम्युनिटी, अगर द कम्युनिटी इज स्मार्ट इनफ, ये चीजें बहुत इजीली अवॉइड हो सकती हैं, क्योंकि हम पागल हैं जो हम लोगों की बातों में आते हैं। हाँ एक्चुअली ना हम लोग बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं पार्टीज को, ठीक है, कि इनकी वजह से ये दंगे हुए, ये दंगे हुए, लेकिन दंगे कर कौन रहा है? कोई लीडर तो आके दंगे नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो एक भड़काऊ भाषण दे रहा है या कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है जिसपे लोग प्रॉम्प्ट होकर के जा रहे हैं ये सब करने के लिए। तो एज ए सोसाइटी तो हमें भी अपने तरफ उंगली उठानी होगी ना कि हम ही तो कर रहे हैं ये चीजें ग्राउंड पे। तो हाँ, तो हमें जब बुद्धि आएगी तभी तो ये सब चीजें ठीक होने वाली। हम हमेशा इजीली ब्लेम गेम खेल देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, और ऑफ कोर्स लाइक अगर ये डिवाइड देखेगा तो कोई भी इसका चांस इसका फायदा उठाना चाहेगा ऑब्वियसली। बट हम जो ये ब्लेम इजीली कर देते हैं ना पार्टीज को, थोड़ा सा ये ब्लेम ना शिफ्ट होना चाहिए हम जैसे लोगों पे भी, कि ऐसी सी बातों पे सुन सोशल करके रिस्पांसिबिलिटी है सर। बिल्कुल इस बात बिल्कुल से एक तो कुछ इंस्टेंस कुछ लाइक ऐसे इंस्टेंस से याद आया मेरे को इस पूरे इंसिडेंट से, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स देख रहा था ताकि एक क्लियर आई पिक्चर मिले मेरे को कि हो क्या रहा है, और सोशल मीडिया पोस्ट स्कैन कर रहा था। तो वहाँ पे ऐसे इंस्टेंसेस भी आए जहाँ पे मुस्लिमों ने हिंदुओं को बचाया, हिंदुओं ने मुस्लिम को बचाया, जो लोकल एरिया के लोग थे। जैसे एक हाँ, स्पेशली एक गुरुकुल हाँ, था, गुरुकुल एक correct. लोग था गुरुकुल था वो उस एरिया का, पूरे नू डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे पहले 400-500 पहले 40-50 स्ट्रॉन्ग एक मॉब आया टू अटैक दैट गुरुकुल। तो वहाँ के जो सरपंच थे और जो लोकल मुस्लिम वहाँ, क्योंकि उस पॉपुलेशन वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा थी, तो सरपंच भी मुस्लिम था, उसने खुद आके खड़ा होके सामने से कहा कि हाथ लगा के दिखा इनको। फिर वो 40-50 चले गए, 200-250 आए। फिर डिस्पाइट दैट वो मुस्लिम सरपंच उनका खड़ा रहा। तो ऐसे कुछ काफ़ी इंस्टेंसेस हैं। अब इस पर पुलिस का गायब हो जाना, क्योंकि जो हो रहा था वहाँ पे वो ऐसा था कि यहाँ से आवाज, यहाँ पे न्यूज आती थी कि यहाँ पे मारपीट चालू होगी, पथराव चालू हो गया, तो पुलिस यहाँ जाती थी। 800-1000 लोग तो थे ही, और एसपी का भी ट्रांसफर हो रहा था, 3 एसपी का ट्रांसफर हुआ एक दिन। तो यहाँ से यहाँ पे पुलिस जाती थी तो यहाँ पे दंगे चालू हो जाते थे, यहाँ पे दंगे चालू होते थे, यहाँ पुलिस आती थी, वहाँ पे चालू हो जाते थे। तो एनवायरनमेंट लॉ एंड ऑर्डर ट्रबल हो जाए तो क्या ही कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाया गया कि दंगे हो। तो दो केमिकल आपस में रिएक्ट करने को तैयार नहीं थे जब तक कैटलिस्ट ना डाला जाए उसमें, बट कैटलिस्ट बिल्कुल तैयार था कि मेरे को कूदना है, भी करूं। जो ये वाली बात है ना कि लोग मतलब अक्रॉस कम्युनिटीज जाके, अक्रॉस द जाके बचा रहे लोगों की जाने, राइट। मैं फर्मली मानता हूँ कि तुम कोई भी सोसाइटी का कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा लो, देयर विल ऑलवेज बी गुड पीपल आउटनंबरिंग वे मोर देन जो ऐसे खराब रॉटन एप्पल होते हैं ना, और वो सबका नाम घसीटते हैं नीचे। बट जब तक वो हैं तब तक पूरी सोसाइटी एज अ होल एंड राइटफुली लेवल ऐसी होगी कि हाँ दे आर नॉट डूइंग इनफ टू स्टॉप दिस। तो वी नीड होनी चाहिए भी है, हाँ राइटफुली ऐसे, हाँ as long as जैसे as long as one woman feels unsafe, society as a whole is unsafe for women. एक हम लोग provoke हो जाते हैं coming under influence from other people, but we don't realize that we are hurting ourselves. Like मैं उस point पे गुड़गांव में था and मतलब वहाँ पे मैं रैपिडो वाले से बात कर रहा था, तो वो यही कह रहा था कि भाई जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उससे और कुछ नहीं, तो जो हमारे जो पूरा people थे who work for a living on a day-to-day basis, who've got small stalls, who were doing rapido etc., जो भी business, they were affected for 2 days. So any daily wage worker was affected for like 2-3 days, जिसमें उसका हाथ भी नहीं था, वो बेचारा बस बैठा था। झुग्गियों में आग लगाई है वहाँ पे, जो वो पॉपुलेशन थी जो लाइक क्या बोलते हैं उनको, वर्किंग फोर्स जो बाहर से आई थी, वो वापस अपने गांव में चले गए। बंगाल वगैरह से बहुत थे वहाँ पे, वो वापस अपने गांव चले गए। तो वो भी अब नुकसान ही है।
पूरे पूरे सोसाइटी का नुकसान है। भीड़ का आईक्यू नहीं होता, भीड़ का सिर्फ ईक्यू होता है, सिर्फ इमोशनल क्वोशंट होता है वो। और वो जब चलती है भीड़ तो जो सबसे कम छोटी घास है उसको पहले दबा देती। ये राहत इंदौरी ने कहा था ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। बढ़िया। तो इस पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं कि this was not the only thing that has happened over the last 1 week or so. The other big news political circles में has been कि our dear Rahul Gandhi is back as member of parliament. For listeners जिनको नहीं पता, राहुल गांधी कहाँ गए थे? इटली घूमने नहीं गए थे, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया था। What do you mean मोहब्बत की दुकान नहीं लगा पार्लियामेंट रहा से था? बाहर निकाल दिया था उनको। एंटरप्रेन्योरशिप करा था ना मोहब्बत की वो दुकान। इटली में ही शोरूम खोला था। यस वो तो कुछ साल पहले राहुल गांधी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसमें ही यूज्ड लैंग्वेज जिसको मिस इंटरप्रेट करके पूरी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता था। तो किसी ने डेफेमेशन केस कर दिया था गुजरात में राहुल सर के अगेंस्ट, एंड द लोअर कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी। 2 साल की पनिशमेंट दी। 2 साल की पनिशमेंट में ऐसा होता है कि अगर आपको 2 साल की पनिशमेंट हो जाती है तो आप डिसबार हो जाते हो फ्रॉम योर मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और आप पे रोक लग जाती है टू कंटेस्ट फर्दर इलेक्शंस। तो ही अपील टू द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट। So essentially for the last 5.5-6 months Rahul Gandhi was not a member of parliament and was in doubt कि वो आगे election लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा। But the case went to Supreme Court. Supreme Court ने पूरी judgment पढ़ी ध्यान से, and बहुत ही interesting observation था उनका कि लोअर कोर्ट ने 2 साल की सजा तो दी राहुल गांधी को, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 साल की क्यों दी। तो जस्ट उन्होंने बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम पनिशमेंट दे दिया कि हाँ डेरोगेटरी स्टेटमेंट यूज हुआ एंड मैक्सिमम पनिशमेंट 2 years है, बट उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। एंड हाई कोर्ट में जब केस किया तो हाई कोर्ट ने भी ये पूछा नहीं कि भाई 2 साल दिया क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये 2 साल का पनिशमेंट है। क्योंकि वहाँ बैठ रखे थे ना लोग, जहाँ जो जजमेंट दे रहे थे वो गुजरात के सेक्टर में बैठ रखे थे लोग। बट जैसे तूने अभी बात शुरू की कि पास्ट की बात है, ठीक है, कि पास्ट में ये ऐसा मोदी पे स्टेटमेंट दिया था, इसमें उससे थोड़ा सा और पास्ट में जाए हम लोग, जब यूपीए 2 गवर्नमेंट चल रही थी, तो मुझे पता भी नहीं था उस समय एक न्यूज बनी थी कि ना राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया पब्लिक मीटिंग में, ठीक है, और ये ऑर्डिनेंस फाड़ा, और मेरे को पता भी नहीं था ऑर्डिनेंस में था क्या, ठीक है। ही वाज जस्ट मतलब अपने आप को लॉन्च कर रहा था एज अ काफी ईमानदार लीडर एंड एवरीथिंग, और वो किसी से ऊपर नहीं है एंड एवरीथिंग ऐसे करके। एंड सेम थिंग जिस नाम पे उसने ऑर्डिनेंस फाड़ा था उसी ने इसको 6 महीने के लिए बाहर कर दिया पार्लियामेंट से। आई गेस ये चीज इसके लिए इसको नुकसान तो किया नहीं है ये 6 महीने में जो ये पार्लियामेंट से बाहर रहे राहुल गांधी। इसको और लाइमलाइट ही मिली है पिछले 6 महीने में, और इसका डिस्क्वालीफाई होना और 2 साल की जेल वाला जो सीन था वो थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया, अगर मैं स्ट्रेट कहूँ बीजेपी के एंड से, कि इसको थोड़ा सा सिंपैथी भी मिला कि ये तो मतलब ऐसे तो हाँ हर दिन ही कोई आकर कैसे भाषण दे जाता है, राइट। और एक तुम इससे एग्जांपल बनाना चाहोगे, वो भी राहुल गांधी से, और 2 साल का जेल देते हो, दैट वाज टू मच। किसी को भी मतलब कोई भी जो बीजेपी का भी ऐसा कोर सपोर्टर भी होगा ना, उसको भी एक बार तो सोचने का आया होगा कि 2 साल का कुछ ज्यादा ही सजा हो गया। नहीं तो जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ फॉर आवर लिसनर्स, दैट द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बस कन्विक्शन को अभी स्टे कर दिया है। राइट, दे हैव फाउंड हिम गिल्टी ऑफ स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि हाँ ये आदमी अब बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करता है हमारे इंडियन सिस्टम में, एंड फॉर हिम टू यूज सच लैंग्वेज ही नीड्स टू बी वेरी केयरफुल विद द काइंड ऑफ वर्ड्स ही यूजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज पे एग्री किया, बट सुप्रीम कोर्ट को ये जस्टिफाइड नहीं लगा कि उसको मैक्सिमम पनिशमेंट मिला अंडर द पीनल कोड, एंड उसका कोई वैलिड जस्टिफिकेशन भी नहीं आया था जुडिशरी से, लोअर जुडिशरी से। वो एक्चुअल स्पीच सुनी है क्या तुम लोगों ने जिस पे ही वाज फाउंड गिल्टी? यस हाँ, वो इतना हिलेरियस है, वो इतना आउट ऑफ कंटेक्स्ट है कि तुमने उससे निकाल के एवरी टाइम दैट न्यूज़ कम अप, मतलब उसको जेल, आई कांट स्टॉप लाफिंग ओनली अबाउट इट यार। ऐसे हंस नहीं सकता है तू, बहुत ही इमोरल स्टेटमेंट था वो। ओबीसी कम्युनिटी को हर्ट किया था उसने। हाँ, एक और चीज ये कि जब इसका आ गया सुप्रीम कोर्ट से कि स्टे का और रिस्टोर हो गया राहुल गांधी एज अ एमपी, गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी रिएक्ट करके बंगलो वापस कर दिया। मतलब ऐसा तो बीजेपी नहीं करती, ये काफी क्विक हुआ है एक दिन के अंदर। I was happy how prompt they were with the reinstatement,
हाँ क्योंकि इन्होंने उसको निकालने में भी बहुत जल्दीबाजी की थी, एंड उसका जस्टिफिकेशन इन्होंने दिया था कि अब आ गया कोर्ट का जजमेंट, हाँ तो अब हो गया बाहर, तो हो गया बाहर, ठीक है। तो अब कोर्ट का जजमेंट जब रिवर्स हुआ है, तो आई एम हैप्पी दैट दे शोड द सेम प्रॉम्प्टनेस। वहां पे इन्होंने ये लथार्जी नहीं दिखाई कि अरे हाँ अगले सेशन में लथार्जी तो देखेंगे। दिखाते ही नहीं, पार्लियामेंट तो बिल्कुल बुली होता है, तो ओपोजिशन को हाँ बुली करते हैं पार्लियामेंट में, उनको डेस्परेट चीजें ला करने को मजबूर कर देते हैं। कुछ चीजों में लथार्जी दिखाई है, थोड़ा ऑफ टॉपिक सही, बट जैसे सीएए था ना, तो अमित शाह ने एक पॉइंट पे कहा था कि कोविड चल रहा भी, इसलिए सीएए का नहीं, सीए इम्प्लीमेंटेशन तो हम डिले स्टेट्स कर ने रहे खा हैं। लिया, स्टेट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, एनआरसी नहीं करेंगे, हम हाँ। एनआरसी नहीं करेंगे, तो उसके पास पावर ही नहीं रही दिशा लाने की। बट जो तू सबको अभी बुली करने की बात कर रहा था कि अपोजिशन को बुली करते हैं, तो इससे पार्लियामेंट पे आते हैं यार। पार्लियामेंट में आजकल पिछले एक दो वीक जो पूरा मानसून से चल रहा है, काफी एक्शन पैक्ड रहा है नहीं। एक तो हमें मणिपुर पे बात करनी थी, उस पे बात लास्ट तक हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, लोगों ने अच्छे से भाषण दिए हैं, उस पे कुछ बात कर लेते हैं। द नो कॉन्फिडेंस मोशन काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, कई बार आया है अगेंस्ट सेवरल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ आवर कंट्री, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन का बेसिक पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि ऑपोजिशन एक रिक्वेस्ट सबमिट करता है कि नहीं, हम करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट को वो नहीं करते, उनमें हमें ट्रस्ट नहीं है, ये देश ढंग से नहीं चला रहे, ना ये आगे चलाने के लायक है। एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज देन सपोज टू डू इज, एक फ्लोर पे कॉन्वर्सेशन डिस्कशन होना चाहिए, उस डिस्कशन के बाद उनको अपने नंबर्स प्रेजेंट करने पड़ते हैं कि नहीं, मेरे पास अभी भी लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन द हाउस है, विच इज व्हाई आई शुड कंटिन्यू टू होल्ड पावर। तो कई बार ऐसा हुआ है, क्या पता नहीं, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक 27 बार शायद, 27, हाँ करेक्ट, ठीक है। तो इतने सारे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन हारा नहीं है। लोग जब भी हारे हैं तो कॉन्फिडेंस मोशन हार गए, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर कहता है कि मेरे पास नंबर्स है, तुम देख लो, तुम्हें भरोसा नहीं है, मैं दिखाता हूं नंबर्स। कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ ये नहीं होता है, कॉन्फिडेंस मोशन ये भी होता है कि तुम एक सरकार में, वो अल्पमत की सरकार बनते हैं, माइनॉरिटी सरकार कहते हैं, वो आती है, और उन्हें 6 महीने बाद एक टाइम दिया जाता है कि उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उन्हें प्रूव करना रहता है पार्लियामेंट में कि तुम्हारे पास जो एमपीज बैठे रहते हैं वो मेजोरिटी में तुम्हें सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि हाँ। तो अटल जी लॉस्ट दैट बाय वन वोट। भाई कितना दुख हुआ होगा यार, 2 बार हुआ ना, एक बार 13 दिन उन पे मजाक, इसमें उन पे मजाक होता था कि एक बार 13 दिन की सरकार चलाई, एक बार 13 महीने की सरकार चलाई, फिर एक बार फुल टर्म मिला, और फुल टर्म भी जो मिला वो अडवाणी के 6 महीने निकाल लिए थे उसमें से। जो 13 दिन की सरकार थी, आई थिंक उसमें बिफोर द कॉन्फिडेंस मोशन दे रिजाइन। हाँ नहीं, आई एम नॉट सेइंग उसमें कॉन्फिडेंस मोशन का, हाँ 13 महीने वाले में। और सबसे बड़ी बात है कि जो 13 महीने वाली सरकार जो गिरी थी, उसमें जो की प्लेयर था सरकार गिराने में, वो सुब्रमण्यम स्वामी था, जो आज बीजेपी एमपी है। और फिर आगे सुब्रमण्यम स्वामी तो ऐसा है ना, तो बीजेपी भी साइडलाइन कर चुकी है ना। तूने आज बड़ा कीवर्ड यूज किया कि आज वो बीजेपी एमपी है, कल का नहीं पता। हाँ बिल्कुल पता नहीं, सही का नहीं पता भाई, बिल्कुल पता वो उसकी ट्विटर की हरकतें देख के, हाँ बिल्कुल ही, उस पे अभी तक कैसे किसी ने केस नहीं किया, मेरा तो ये सवाल है। जिस तरीके से वो ट्विटर पे लगा रहता है आज तो मेरा तुम ऐसे बीच में खरीद सकते हो क्या कि ठीक है मेरा मन कर रहा है तो 10 एमपी वहां से नहीं, शब्द बातें कर रहे हैं, इसमें खरीद सकते हैं। नहीं कह रहे ना मेजॉरिटी खरीद सकते हैं, लिटरली केस अरे तो कन्नू ऐसा होता है ना भाई, उसका जेन्युइन सवाल है उसको। हाँ कन्नू, ऐसा होता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे ऐसे मतलब जैसे लेट्स से कि एक XYZ पॉलिटिकल पार्टी है, वो 10 सीट्स के साथ पहुंची हुई है उधर, ठीक, कोई 20 सीट्स के साथ पहुंची हुई है। तो ये जो गवर्नमेंट चला रही है सरकार, उनका काम होता है कि इनको अलाइन करना, ठीक है, कि तुम आ जाओ हमारे साथ, तुम्हारे भी कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करवा देंगे, तुम किसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेते हैं ये लोग कि साथ में चलाते हैं सरकार ऐसे करके। तो इसलिए प्रेसिडेंट टाइम देते हैं कि 6 महीने तुम चलाओ सरकार, ठीक है, और तुम 6 महीने बाद हमें बताना कि तुम्हारे पास है कि नहीं मेजोरिटी, ठीक है। तो उस टाइम को, उस टेन्योर को कहते हैं कि माइनॉरिटी में भी गवर्नमेंट चल रही है। फिर जब तुम्हें मेजोरिटी प्रूव करना होता है, ठीक है, तो तुम्हें फ्लोर ऑफ द हाउस में दिखाना होता है कि जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट का, उसमें से मेजोरिटी ऑफ एमपी जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या प्ले किया था कि जयललिता और सोनिया गांधी की मीटिंग करवाई थी। वो कहते टी मीटिंग थी, और शाम के शाम जयललिता को पीछे खिसकवा लिया था उस गवर्नमेंट से, और अगले दिन पता चल गया था इनको, एक्चुअली शायद पता नहीं चला था, वो सरकार जब वहां पे सरप्राइज थे, एंड देन वो गिर गई सरकार। तो एनीवेज इस बार फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, एंड आई थिंक द पर्पस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, आई थिंक ऑपोजिशन न्यू वेल इन एडवांस कि भाई हमारे पास क्या 100-102
का काउंट था मैं तो सबसे ज्यादा इसी के लिए एक्साइटेड था कि नंबर वाली वोट होगी तो मेरे को पता तो चले इंडिया के पास हैं कितने, बट सालों ने वॉइस वोट करवा दी। साला नहीं बोलना चाहिए, इसे बोल जाएगा। कोई कम्युनिटी But, हर्ट हो गई तो तू भी 2 साल के लिए जेल जा सकता है। हाँ, एमपी वाली कम्युनिटी तो बिल्कुल ही हर्ट नहीं करनी लेकिन- चाहिए तेरे को सबको। देख इतने currently the government in power has such obvious numbers that you don't need a हाँ, but ballot मैं या excited था number कि count। नंबर मेरे को मिल जाए कि इंडिया कितने स्ट्रांग है, बट वो मिला नहीं। तो theoretically तो तू हाँ। कैलकुलेट कर ही सकता है considering there are 26 parties in जो- alliance at जो- the हाँ, moment। जिनके- जिन पे केस लगा हुआ है और अलग बैठे हैं उनका मेरे को थोड़ा पता चल जाए ना कि एक आधा इधर उधर हो रहा है कि नहीं हो रहा। देख वो तो तुझे +-5 तो लेके ही चलना पड़ेगा जो तेरा टोटल काउंट निकलेगा उसमें से। हाँ, हाँ, बट इस वाले नो कॉन्फिडेंस वोट का तो ऑब्जेक्टिव ही अलग ही था। हाँ, तो the objective I think for the opposition was कि कैसे भी करके कॉन्वर्सेशन करते हैं। जो मुझे थोड़ा सा वो लगा, मतलब मैं पर्सनली थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ बिकॉज आई फील द ऑपोजिशन इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट participating in conversations even when conversations are being tried, and even during the course of the no confidence motion I agree जब प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था, प्राइम मिनिस्टर took very long to come on to certain important topics जो opposition की प्राइमरी डिमांड थी, but for you to walk out and come out and say that he's not touched the topics while inside वो उसी moment पे he started talking about those topics, तो थोड़ा सा weird play करता है मेरे दिमाग में कि ये क्या चाहते हैं, ये जो चाहते हैं वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और जब प्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा वीक रह जाता है। हाँ, बट मेरे हिसाब से ये लाइक आइडियली सही तो नहीं है ओपोजिशन का ये बिहेवियर, बट मुझे लगता है कि हमें पीएम को एक हायर मोरल स्टैंडर्ड पे होल्ड करना चाहिए रादर देन द ऑपोजिशन। और पीएम खुद 100%. मतलब खुद ऐसे बच्चों वाली चिढ़ा रहा है, तो मतलब वो ठीक ही, मतलब वो बड़ा सीन लगा मेरे को तो उनके वो मैंने प्राइम मिनिस्टर वाली स्पीच 100%. देखी पूरी बाद में, लाइक पूरा 2 घंटे का 2 hours 13 minutes of your time। मतलब मैं 2x में देखा, बहुत बट time हाँ, है भाई। अरे मैंने उससे पहले पिछले दिन अमित शाह वाली भी देखी और एक राहुल गांधी वाली, ये 3 को मैंने पूरी देखी। मेरे को ये लगा कि वो इतनी देर उसने सिर्फ एक रोस्ट किया है एंड हाँ bro, रोज उसने इतना चिढ़ाया उनको कि वो शर्म से बाहर चले गए। एंड देन जिस टॉपिक पे वो उनसे बात करवाना चाहते थे, है ना, उसका था कि जब तक ये यहाँ पे बैठे हैं ना मैं वो टॉपिक छेड़ूंगा नहीं। तो ही वेटेड कि हाँ अब ये लोग चले गए, अब मैं फटाफट बोल देता हूँ ताकि वरना वो इस पे ले लेंगे नहीं। या फिर इस पे बट मैं ये कहूंगा इसमें, फटाफट बीइंग द कीवर्ड। बट इसमें ये भी है ना कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, ठीक है। तो अब जैसे सरदार के पास टाइम था तो इसने 2 घंटे की वीडियो बैठ के देखी है, ठीक है। लोगों के पास टाइम नहीं है, अब उनको कौन डिलीवर करने वाला है न्यूज़? हमारे मीडिया चैनल्स। उनको क्या पता चलेगा कुछ कि भी पॉडकास्ट देखो मोदी जी गाइस, ने हम तो- देते हैं बेस्ट न्यूज़। मोदी जी ने तो सारी चीजें बताई, जो पूछ रहे थे बताई। ये लोग क्यों भाग गए? और यही इनका डिमांड था पहले। पूरा मॉनसून सेशन इन्होंने पहले 2-3 दिन इसलिए बर्बाद किए इन्होंने कि हमें मोदी से स्पीच सुनना है कि हर चीज को टच करे वो, ठीक है। जब टच किया इन्होंने तो ये लोग सामने थे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या? तो फिर जो 2-3 दिन प्रोटेस्ट किया तो उसका कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है। तो ये मैसेजिंग तो ये होगी ना बाद में। मुझे तो एक और चीज प्रॉब्लमेटिक लगी। राहुल गांधी इज योर प्रीमियम फेस ऑफ द पार्टी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्टार्टेड टू स्पीक, राहुल गांधी वाज इन द पार्लियामेंट बट ही वाज नॉट इनसाइड लोकसभा। आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये कि आप सड़क पे, लाइक सी व्हेन ही इज डूइंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज द प्राइमरी फाइटर कि दुनिया में तो कोई मोदी के अगेंस्ट बात ही नहीं करता, एक मैं ही हूँ, एक मैं ही तो हूँ जो उसको खड़े होकर लड़काता है। आपने एक दिन पहले जो अपनी स्पीच दी उसमें यू सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर पर्सनली। अब जब प्राइम मिनिस्टर खड़ा हुआ है बात करने के लिए तो आप वहां पे खड़े तो हो। सी बिकॉज फॉर मी दिस इज अ केज फाइट। अब केज फाइट में पहले दिन जब आप थे तो वो नहीं था, ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि टिट फॉर टैट है कि आज आप हो तो आज मैं नहीं हूं। बट you're the one who's looking to be in power in the future. तो पीएम नॉट बीइंग देयर करंटली, ठीक है, इट्स इगोइस्टिक स्टैंड उसका। गलत बात है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बी हेल्ड एट द सेम लेवल एज ऑल अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर सबके लिए लोकसभा इंपॉर्टेंट है तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट देन इन सच सिचुएशंस फॉर ऑलमोस्ट 45-50 minutes ऑफ मोदीज इनिशियल स्पीच राहुल वाज नॉट देयर इन द लोकसभा। वो आया और फिर आई थिंक 15-20 मिनट में इन्होंने वॉकआउट कर दिया। इसमें भी मेरा क्वेश्चन है तो बस, हाँ, जब वॉकआउट करना होता है तो फिर वो ऐसे, मतलब कोई एक बंदा उठ के फिर ऐसे बोलता है आओ चलो भाई हम छोड़ते हैं, या अच्छा ऐसे हाँ भाई बिल्कुल वैसे ही भाई। तू एक पार्लियामेंट प्रोसीडिंग देख, तू ऐसे नारे लगते हैं, मतलब बिल्कुल बच्चे शायरियां होती हैं।
फुल क्लासरूम है भाई, full शायरिया तो अच्छी classroom बात है, शायरिया तो हो अच्छी बात है, लेकिन ये सब जो चलते रहता है ना आजकल तो हो मेरा एक मतलब थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट डाउट है, ये सेशन न्यू वाली पार्लियामेंट में क्यों नहीं करोगे? इनॉग्रेट तो कर दी थी मोदी जी ने। हाँ, मेरा भी ये क्वेश्चन था, मेरा भी ये उन्होंने कहा भी क्वेश्चन था था। मॉनसून वाले मॉनसून से सेशन होगा। नए पार्लियामेंट में होगा, पता जुमला नहीं ये वो भी वादा नहीं करके आया तोड़ पर दिया। पता है जुमला इज अ नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड, उसको ऐड कर दिया है लिस्ट हाँ ऑफ हाँ नॉन इन पार्लियामेंट्री टुडेज तो कब से हो एटिमोलॉजी रखा है, पूरा नहीं बोल सकते अब। ये पुराने न्यूज़ में सुना सकूं, बहुत पुराना हो गया ये जैसे ही लोग शुरू किए अदानी भी अबे नहीं बट बोल सकते। लेकिन नई नई बार सुन, नई मोदी ने जो पूरा लाइक बैटल रैप वाला 8 माइल हो रहा था उधर, तो मोदी ने क्या फाड़ बार बोली कि इंडिया में इतना अहंकार है कि उन्होंने एनडीए लिया और 2 आई डाल दिए इसमें। ये इनका घमंड है और ये घमंड के 2 आई हैं। ओह भाई, भाई देखो, कटाक्ष तो बढ़िया निकाल के लेके आता तो- है, कहाँ से लेके आता है पता नहीं। तो कितना WhatsApp ज्यादा से भाई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मोदी व्हाट्सएप से लेता है और व्हाट्सएप नहीं, मोदी मतलब से लेता है। भाई इतना पैसा एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर तो है इनके पास, जो जैसे कॉमेडी वीडियो जैसे हम ऐसे फ्रेम करते हैं ना, उनका भी कोई फ्रेम करके स्क्रिप्ट करके दे। हाँ, गोस्ट राइटर है, मोदी का गोस्ट राइटर है कोई। अब तो आई कांट इवन इमेजिन कि But इंडिया other कितनी than the- एरोगेंट है, मतलब एनडीए के ऊपर कौन सा एरोगेंस लगा दिया भाई इन्होंने। एनडीए दो आई होगी, एक आई भी। एप्पल वाले भी एक वही- डिवाइस में एक ही आई लगाते, इन्होंने 2 लगा दिए। अगेन गिवन की बेस पे एनडीए है ऑलरेडी, हाँ और तो तो- किसी का कोई स्टैंड आउट स्पीकर लगा था? देख मेरे लिए 2 स्टैंड आउट स्पीकर्स, एक ऑपोजिशन से एंड एक इन पावर से। ऑपोजिशन से ओपनिंग स्पीकर जिसने प्रेजेंट किया मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, गौरव गोगोई, एमपी कांग्रेस आसाम। बहुत फैक्चुअल कॉन्वर्सेशन थी उसकी एंड से, उसकी डिबेट में सब कुछ वो प्रिपेयर होके आया था। वो 35-40 मिनट जो बोला, उसके पास पॉइंट्स थे गवर्नमेंट को काउंटर करने के लिए, कहाँ पे गवर्नमेंट लैकिंग रही है, उसने सब कुछ हाईलाइट किया। इंफॉर्मेटिव उसका स्टेटमेंट। रिटर्न में फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड मेरे को अमित शाह की स्पीच अच्छी लगी, अगेन बिकॉज इट वाज वेरी फैक्चुअल इन नेचर। उसने ही स्टार्टेड हिज कॉन्वर्सेशन विद द गवर्नमेंट एंड इट्स प्रोबेबल अचीवमेंट्स जो उनके हिसाब से इन द लास्ट 9 years, एंड देन व्हेन ही पिवटेड टू मणिपुर वाला टॉपिक, बिकॉज मणिपुर पे और कोई कॉन्वर्सेशन हुई नहीं जहाँ पे अमित शाह पार्टिसिपेटेड, मतलब कोई किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बट एज द होम मिनिस्टर हिज आंसर्स वर वेरी वेरी फैक्चुअल विद डेटा कि ये ऐसा हुआ, इसके लिए हमने ये एक्शन लिया, ये ऐसा हुआ। हाँ, ही ऑल्सो एक्सेप्टेड कि 100% रेजोल्यूशन नहीं निकला है प्रॉब्लम्स का, एंड उसने ये नहीं कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, which is something that is missing from an opposition perspective. But I don't think political statements में कोई भी कभी ऐसा बोलेगा कि हाँ मैं मेरी गलती है। हाँ हाँ But there was this sense of acceptance कि हाँ everything is not calm, even though we've done A B C D E, things are not fine. एटलीस्ट तो ये ये तो एक नहीं हुआ sense of कि acceptance ये था। मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा तो नहीं था, मतलब हाँ सारे जो भी हाँ। वायलेंस हुए हाँ। उसको एक तरीके से हाउस में एक्सेप्ट किया है और काफी क्लियरली एक्सेप्टेंस दिखा है। एक्सेप्ट किया, एंड बहुत ही डिटेल था, बहुत ही डिटेल था एंड बहुत इन डेप्थ था। मतलब इट वाज नॉट जैसे मोदी स्पीच, मणिपुर वाज अ टच एंड गो टॉपिक, बट विद अमित शाह's कॉन्वर्सेशन इट वाज अ मोर देन 40 minutes का सेगमेंट जहाँ पे ही वाज ओनली टॉकिंग अबाउट मणिपुर। हाँ, उसने और फैक्ट्स भी प्रेजेंट किए। उसने एमएसपी वाला जो एक एलिगेशन लगा रहे हैं कांग्रेस, उस पे भी किया कि हमने ज़्यादा प्रोक्योर किया है, ज़्यादा रेट दिया है डेटा के साथ, ऐसे उसने दिया था पार्लियामेंट। उसकी पूरी स्पीच फैक्चुअल थी। और एक और वो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी राहुल गांधी के फ्लाइंग किस वाली, उस पे अरे भाई ये बिल्कुल, अब तेरे को ये 6th स्टैंडर्ड नहीं लग रहा? मैडम इसने उसने मेरे को flying kiss चिढ़ा दी। दिया। और भाई उसके बाद क्या क्या और- स्टेटमेंट्स आई, मैं देख रहा था। एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये 50 साल की विमेन हाँ। को क्यों देगा हाँ, फ्लाइंग। वो औरत तो अरे मतलब उसने तो अलग ही लेवल की इंसेंसिटिविटी दिखा दी। एक और मैंने मैंने ऐसा सुना, बैच- मैंने एक वो देखा मैंने था, एक और टॉप सुना था लेवल कि फ्रेम किसी देखा कांग्रेस के था। लीडर ने कहा, बोल मैंने एक और सुना कांग्रेस के किसी लीडर ने कहा कि फ्लाइंग किस क्यों ही देगा राहुल गांधी पार्लियामेंट में, उसके पीछे तो हजारों लड़के ऐसे तैयार है शादी करने के लिए, ऐसे क्यों? हाँ, शादी करने को तैयार है। सलमान खान है जो एक दो सेंसिबल थे उन्होंने ये कह दिया कि मैंने देखा नहीं है होते हुए। हाँ ये कैसे शशि थरूर ने कहा कि आई डिडंट सी। एक ना उसका और इवन हेमा मालिनी भी सामने से, पहले हेमा मालिनी उससे प्रोटेस्ट कर रही थी मालिनी पार्लियामेंट के ने भी अंदर, बोला और बाहर में हेमा मालिनी को कैसे हो एक गया? उसकी ऐसी क्लिप निकली है, बेसिकली वो टॉप लेवल कैमरा से आ रखा है, तो ऐसे फ्रेम हाँ और राहुल मैंने गांधी देखा इधर बैठ के इधर स्पीकर की तरफ इसका इशारा चल रहा है, वो इधर बैठी है स्मृति ईरानी।
स्मृति हाँ, ईरानी को वो पता ऐसा नहीं किधर वो से देंगे। नारे वो शायद ट्रेजरी बेंच नारे नूरे लगा रहे थे हाँ। उधर से, और लाइक उसको कह रहे थे कि या पप्पू वगैरह अरे कुछ but- कह रहे होंगे, और उसने कहा कि हाँ ठीक है, सरदार जिस- नहीं, मोहब्बत की दुकान बेच रहा हूँ मैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि द नारे वर आल्सो मोहब्बत की दुकान एक टाइप्स, second, तो मैं यहाँ पे- अरे, ले भाई दे दुकान का मर्चेंडाइज ले लो। सरदार जी, मैं हमारे सारे जिस clip की व्यूअर्स को बात कर रहे फ्लाइंग हैं किस देना चाहता हूँ। अगर आप फ्लाइंग किस से ऑफेंड हो रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आउटरेज कर दो। हाँ, हाँ सरदार प्लीज। जिस क्लिप की तो बात कर रहा है उसमें एक्चुअली हुआ क्या कि स्मृति ईरानी के पीछे एक एमपी कोई बैठा हुआ है, वो स्मृति ईरानी को कह रहा है ऐसे करके कि तू अब कुछ बोलना शुरू कर, मतलब ये सेटअप ऐसे भाई साहब। स्मृति ईरानी भाई सिर्फ स्मृति ठीक ईरानी है, तो वो बहुत बहुत ही है ही cringe नहीं, लगती है वो मेरे मेरे को, जैसी बहुत है। ही ज्यादा क्रिंज। मैंने तो एक पोस्ट उसका देखा, ज़ूबेर है ना अपना, ज़ूबेर, हाँ तो ज़ुबैर- मतलब बेर जो जू में रहता है। हाँ, तो जुबैर ने ट्वीट कर रखा था कि apparently the first tweet regarding the fact that Rahul Gandhi gave a flying kiss went out at 1:10 p.m. ठीक है, at the day of his speech, and in the parliament the incident भाई। apparently happened at 1:38 p.m. ओ भाई फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रहे हैं। ये वो मैं बता रहा हूँ, वो पीछे वाला एमपी था जो स्मृति ईरानी के पीछे बैठा हुआ था। वो के हाथ के एक्शन पे वेट कर रहा मेरे को ये नहीं पता कि वो नहीं, तो अब मेरे को ये नहीं पता कि वो ऑल्टर्ड इमेज शेयर कर रहा था, क्या थी सीन, क्योंकि आजकल कुछ भी कहीं भी हो सकता है, बट अगर ये ऑथेंटिक है तो भाई किसी की तो घड़ी काफी ज्यादा ऑफ थी। राहुल गांधी भी पपेट है बीजेपी का, इसलिए उसने ये किया आउटरीच करने। कुछ नहीं भाई, पर पार्लियामेंट की जो सिचुएशन है वो काफी लाइक ऐसी हो गई है कि भाई शर्म सी आती है कि भाई ये बना रहे हैं अब हम। हाँ, ये हमारे जैसे रिप्रेजेंटेटिव वो है। नारे लगाते हैं एक दूसरे जैसे हाँ ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव। हमने ना एक सेंसरशिप पे एक वीडियो किया था, यहाँ पे है वो, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि न्यूज चैनल कैसे एंटरटेनमेंट बन गए हैं, राइट? पार्लियामेंट भी वही बनने जा रही है। अरे The तो people we elect इनको are a सच- mirror to our society. अब इसमें एक और चीज है मेरी तो कि ये क्या रोस्ट हो रहे हैं bro। ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन कहाँ बैठेगा? जैसे मैंने अभी फोटो देखी थी तो अमित शाह के पीछे फ्री जैसे सीटिंग कोई है, फ्री बैठा हुआ सीटिंग है, फ्री सीटिंग है। हाँ, तो उसमें भी लेकिन कोई फ्री सीटिंग होती है, but वो भाई भाई करके हायरार्की बैठते तो हैं। डालती होंगे ना भाई कोई। नहीं नहीं भाई भाई करके बैठते हैं। प्राइम मिनिस्टर की चेयर तो फिक्स्ड है। हाँ शायद कैबिनेट मिनिस्टर्स की में भी फिक्स हो आगे वाली बेंच वो, और फिर बैक बेंचर्स पीछे नारे लगाते रहते हैं भाई। और स्पीकर की भी चुप हो जा, bench है। बैठ जा भाई पीछे क्लासिक बैक बेंचर्स है। ऐसे बोल चिल्ला रहे थे, बैठ जा रहने दे, तो तेरे मत का नहीं है। लेकिन मैं एक वो करना चाहता हूँ, मतलब दिस इज बियॉन्ड द नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिबेट। तो मेरे हिसाब से अमित शाह ये पूरे सदन, इस पूरे सेशन का ही इज बीन द हेवीवेट फाइटर फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस के साइड पे, बिकॉज ही स्पोक ऑन मल्टीपल इश्यूज। दिल्ली ऑर्डिनेंस वाले कॉन्वर्सेशन में ना ही सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस वाला इशू से पहले ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वर डिसरप्शंस इन द हाउस, एंड ऑपोजिशन कॉन्स्टेंटली वॉकआउट कर रहा था या फिर इतना रकस क्रिएट कर रहा था कि द स्पीकर्स ऑफ बोथ द हाउसेस वुड एडजर्न टिल द नेक्स्ट आवर, जब तक वो दिन ही नहीं खत्म हो जाता था। तो अमित शाह मेड दिस वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो मुझे अपील करी कि अभी अचानक से, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल विद योर अलायंस इंडिया एज अ फैक्टर, के भाई केजरीवाल को नाराज नहीं करना है उसने, because he's joined the alliance apparently on the basis कि I need support with regard to the Delhi ordinance bill, ठीक है? हाँ, उसका conditional था, अभी नहीं है apparently, अभी he's sold with the idea। तो अमित शाह said कि हमने अभी तक पिछले 1-1.5 हफ्ते में we've passed about 7-8 bills, each of them were relevant and important for the country and the people of the country, and you decided to walk out each one of them, ठीक है? बिना किसी conversation के, बिना किसी debate के वो सारे पास हो गए। आज अचानक से when it comes to the Delhi ordinance bill, you are here present in the house, Manipur is no longer important, Haryana is no longer important, अचानक से today you are in the mood for discussion and debate and argument and everything, आज तुम्हें सारे proceedings याद आ गए। तो ऐसा क्यों, like why this duality in your presentation in the house? सही बात है, सही नर्व स्ट्रिंग उसने सही टारगेट किया है। and कोई जवाब नहीं था opposition के पास इसका। मतलब कोई सेंसिबल जवाब तो नहीं है अपार्ट फ्रॉम सेल्फिशनेस कि हमें अपनी घर बचाने भाई, घर की लड़ाई साथ में लड़नी है टाइप्स। और ये कह सकते थे कि हमारे पास कौन सा कोई ऑप्शन है, कि वैसे भी बिल तो पास होने ही थे, क्योंकि बिल मिनटों में ही पास हो रहे हैं आज। तो बिल तो ये भी पास होना ही था, तो फिर बात तो ये है कि बात वही है कि हाँ, ये भी पास होना ही। हाँ, वो इसमें हाँ, वो पोजीशनिंग वहां से हो रही है, पार्लियामेंट से पोजीशनिंग हो रही है कि हम साथ साथ हैं।
ऑपोजिशन की पीओवी से सोचो तो आई थिंक जब तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही ऐसे खतरे में हो जाता है तो तुम गवर्नेंस पे खास मतलब जो तुम्हारी ड्यूटी है तुम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो, राइट? लाइक व्हेन यू आर राइट, हाँ। कोविड में हो तो तुम नौकरी से छुट्टी ले लेते हो, वो वाली बात है कि पहले हेल्थ फर्स्ट। इसलिए कहते हैं कि अपोजिशन स्ट्रांग होना इट इज जरूरी नॉट एन है। एक्सक्यूज, है तो बेकार काम ही जो कर रहे हैं। तो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल का जस्टिफिकेशन भी जो इसने दिया ना, मेरे को इतना फनी और इंटरेस्टिंग लगा अमित शाह का। इवेंट लाइक कि देखो मेरे पास पावर है टू मेक अ लॉ फॉर दिल्ली एंड उसके पीछे का सब लॉ है ये कि क्या मेरे को पावर कहां से आ रही है ये लॉ बनाने। ही इज लाइक लेट मी नॉट इवन गेट इनटू द फैक्ट दैट जो मैं करने जा रहा हूँ लीगल है इलीगल है, ठीक है? मेरे पास पावर है कि नहीं है ये बताओ मुझे। पावर है, वो पावर मुझे किसने दी? कांग्रेस ने दी, बिकॉज कांग्रेस ने इस साल में ये लॉ बनाया था जिससे मुझे पावर आती है ये लॉ बनाने, ठीक है? तो उसने इतने सटनली ये चीज पुश करी ना कि आज तुम अपने अलायंस को होल्ड ऐसे साथ में पकड़ने के लिए यू आर एसेंशियली डिसिंग योर ओन लॉ जो आपने बनाया था कुछ साल पहले, क्योंकि वो पावर जो आज मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ वो आपसे ही आई है मेरे को। और ये फैक्ट मैटर नहीं करता कि बीजेपी पिछले हर इलेक्शन में ये अपने मैनिफेस्टो में बोलती है कि दिल्ली को फुल स्टेट देंगे, फुल स्टेट देंगे, फुल स्टेट देंगे। इवन 2014 में भी उन्होंने ये बोला था कि फुल स्टेट देंगे, फुल स्टेट देंगे। बट अब दे डोंट सी देम इन द पिक्चर एनी टाइम सून, तो उन्होंने कहा चलो अब हम सेंट्रल कंट्रोल। हाँ कि 20-25 साल तो नहीं आ रहे अब यहाँ पे, तो हम तो इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। और बेकार बात ये होगी कि अभी अमित शाह की स्पीच में अमित शाह सेज कि दिल्ली, उसने पूरा ऐसे बैकडेटेड जस्टिफिकेशन दिया कि बाबा राव अम्बेडकर ने ये अपने पॉइंट्स पुट करे थे, इसकी वजह से दिल्ली को ऐसे स्पेशल टेरिटरी मार्क किया गया, ये किया गया, वो किया गया। एंड अब अगर अगले इलेक्शन में ये कहते हैं कि हम दिल्ली को स्टेटहुड दिलाएंगे तो सब रोल पोल है ब्रो, 2 स्टेप आगे 1 स्टेप पीछे। एक बीजेपी का एमपी था या पता नहीं कोई मिनिस्टर था, उसने जो आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड करी वो इतनी absurd थी, मेरे को नाम तो ध्यान नहीं है, बट उसने ऐसा कहा था कि केजरीवाल सरकार इतनी भ्रष्ट है इसलिए हम ये लॉ लेके आ रहे हैं जिससे आगे कोई भी सरकार सेंटर चलाएगा। सही बात है। और इसका कोई कहीं पे तो ये जस्टिफिकेशन भी पढ़ रहा था मैं कि कल को तुम्हें क्या दिक्कत है, कल को केजरीवाल पीएम बन जाए फिर दिल्ली चला सिंपल तो है। इसलिए कहीं पे तो उसमें कमेंट्स में किसी ने लिख रखा था कि सही बात है, मोदी जी इज ट्राइंग टू मोटिवेट केजरीवाल कि तू छोटी पिक्चर मत देख, तू लुक एट द बिगर पिक्चर। और केजरीवाल भी लाइक कि मैं साला पीएम बन करके दिल्ली चलाने पे रहा हूँ। मेरे कमर आगे बढ़ाना। From one aspect. भाई कितनी बुरी हालत हो अपने पार्लियामेंट की। एक जो बात मेरे को सोलस देती है, थोड़ी शांति देती है दिल में, कि हम पड़ोसियों से तो बेटर है। उनकी पार्लियामेंट का देख रहे हो क्या चल रहा है, उधर की पॉलिटिक्स अलग ही चल रही है। ओए पार्लियामेंट और डिसॉल्व हो चुकी है अभी तो। एक्सपीएम रो रहा है कि उधर का एक्सपीएम बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत कीड़े मकोड़े हैं मेरे जेल सेल में, निकालो मुझे यहाँ से। क्या चल रहा है गाइस? खतरों के खिलाड़ी खेल रहे हैं क्या ये? भाई ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है इमरान खान के साथ। क्या हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना? हाँ ओके। अरे तो पड़ोसी मुल्क के हम लोग और किसी बात करते हैं। अरे चाइना भी तो है ब्रो। अरे वहां तक हम लोग पहुंच नहीं वो पाते। हमसे ताकतवर है, उनसे चाइना बात पे नहीं तो करते। मोदी जी भी चुप ही वहाँ रहते पे हैं, तो हम नहीं वो फालतू में हमारी बफर जोन बढ़ा देंगे। और फिर हम लोग डिनाइल में रहेंगे कि ना कुछ नहीं हुआ। अपने देश में कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, तो एक साल जैसे की मैं डिमांड। इमरान खान की बात कर रहा था। हाँ तो मैं इमरान खान की बात करता। देख क्या टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ 5 साल के अंदर, ठीक है? कि इमरान खान, पहले हम लोग ना, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में पावर स्ट्रक्चर समझते, पावर स्ट्रक्चर का डायनेमिक्स है ना काफी ऐसा सा है कि जैसे हम यहाँ इंडिया में क्या है कि हमें पता है कि मोदी जी है पावर, ठीक है? हम लोग ये भी नहीं कहते कि बीजेपी गवर्नमेंट है पावर में, एनडीए गवर्नमेंट है पावर में, ना हम कहते हैं मोदी है पावर, ठीक है? वहां हमें पता ही नहीं कौन है पावर में, ठीक है? आर्मी। वहां तीन पैरेलल मुझे पता है आर्मी। मतलब फेस कोई है, पीछे कोई चला रहा है, ठीक है, और बीच में कोई और ही चला रहा है। तो जैसे 3 जो कहते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट वहां चलती है, एक आर्मी तो है ही जैसे तुम लोग कह रहे हो, ठीक है, मुझे नहीं पता। फिर आईएसआई का भी कहते हैं कि आईएसआई पूरा मिडिल लेयर संभाल रहा है, ठीक है, और एक जो गवर्नमेंट, जो प्रॉम्प्ट गवर्नमेंट है कि जिसको दिखाना है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग चुन के आए हैं, ऐसे कहती है, ठीक है? तो क्योंकि यूएस से भी तो बच के रहना, उनसे भी कुछ माल दाल टानते रहना, एड वेड लेते रहना, तो हमें डेमोक्रेटिक कंट्री भी तो रहना होगा। तो उसके लिए आप जरूरत नहीं है वैसे।
नहीं भाई, अभी एड्स तो वर्ल्ड आते हैं बैंक से भाई, 1 बिलियन ऐसे लेके कहाँ आए हैं। एड्स आते रहते हैं, डेमोक्रेसी पूरा है पाकिस्तान में, ऐसे कैसे? वर्ल्ड बैंक के पास पैसा यूएस से आता है, हाँ ये वर्ल्ड बड़ा बैंक से ले मसला आते कोट हैं। मैं सुनता हूँ, मेरे को बहुत सही लगता है। पाकिस्तान इज रन बाय 3 A's, आर्मी, अल्लाह एंड अमेरिका। हाँ हाँ, हाँ सही बात है। तो हाँ, बट इमरान खान को अमेरिका नहीं पसंद। इसलिए अब वो रन नहीं तो करता ना। हाँ लास्ट इलेक्शन जैसे हमारा इलेक्शन 2019 में हुआ था, इनका 2018 में हुआ था इलेक्शन, ठीक है। ये लोग इलेक्शन कराते हैं ऐसे करके, तो उसमें हमारे यहाँ तो मोदी जी आ गए थे पूरा क्लीन मेजोरिटी लेकर, वहां कोई नहीं आ पाया था। तो इन्होंने आर्मी ने अरेंज किया इमरान खान को कि तू पीएम बन जा भाई, पूरा बैकिंग हमारा, और तुम्हारे लिए जो छोटे मोटी पार्टियां हम अरेंज करते हैं, और छोटे मोटे क्यों पार्टियां वर्ल्ड अरेंज कप करना, वहाँ यहाँ हमारे यहाँ ईडी है, वहां भी कुछ कुछ है चीजें जो दिखा करके सबको अलाइन कर दिया जाएगा। तो अलाइन हो गए और एक ग्रैंड कोलिशन बना, और इमरान खान 2018 में स्टेट हुआ कि ही इज गोइंग टू बी पीएम, ठीक है। और ट्यूनिंग बहुत अच्छी चली 2-3 साल के लिए, जब तक जनरल बाजवा, तो आर्मी जनरल इज जनरल बाजवा एट दैट टाइम 2018, ठीक है। और जब तक उसका आशीर्वाद नहीं रहता तब तक इमरान खान जो है ना वो पीएम नहीं बनता। तो एक बड़ा अचीवमेंट था जनरल बाजवा के लिए भी उस टाइम पे, बीइंग द हेड ऑफ द आर्मी, कि उसने एक गवर्नमेंट बैठा दी। और ये हमेशा वहां के आर्मी के बारे में कहते हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी है, कि जंग कभी जीतया नहीं, इलेक्शन कभी हारया नहीं, ठीक है। तो इनको जिसको बैठाना है वो बैठा देंगे, ठीक है, और जंग जीत के नहीं देंगे, ठीक है, सरेंडर कर देंगे जाकर के लास्ट। तो शुरुआत तो अच्छी रही, 2-3 साल अच्छी ट्यूनिंग रही। जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन देने की बात आई कि फिर से जनरल रहने देते हैं, तो वो भी दे दिया इमरान खान ने। वहां से थोड़ी ट्यूनिंग बिगड़ने लगी। क्या हुआ कि इमरान खान को खुद लगने लगा कि वो पॉपुलर हो रहा है, और पॉपुलर हो रहा है तो उसको लगा कि अब वो आर्मी से ऊपर जा चुका है। और यहीं से सबका जो होता है ना कि डाउनफॉल शुरू होता है, कि आर्मी से ऊपर अपने आप को जैसे समझने लगते हैं, तो फ्रिक्शन आना शुरू हुआ। और सबसे बड़ा फ्रिक्शन का पॉइंट जो हुआ, जो हमारा जो सेकंड लेयर था गवर्नमेंट का, वो आईएसआई का हेड स्टेट करता था। और जनरल बाजवा की पसंद कोई और थी, और इसकी पसंद कोई और थी, इमरान खान की पसंद कोई और थी। टसल वहां से शुरू हुआ। जनरल बाजवा को हो गया कि इसको तब निकालना है, हाँ, आईएसआई चीफ का। और बाद में एक्चुअली, हाँ कुछ कह रहे थे ध्रुव? इनके बीच में वही वाला हुआ, बिट्टू बजरंगी और वो वाला तो हाँ, कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा चाहिए हूँ। कि मोनू माने सर। तो ये हुआ कि खान और बाजवा के बीच में खटपट शुरू हुई, और फिर ये वॉर हो गया यूक्रेन और रशिया का। और रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट करती है कि यूएस को पसंद नहीं आ रहा था इमरान खान का जो न्यूट्रल स्टैंड है ना इस पे। तो यूएस भी थी कि इसको थोड़ा सा ठिकाने लगा, और आर्मी का स्टैंड ये नहीं था, न्यूट्रल स्टैंड नहीं था इस पे पहले तो। जैसे न्यूट्रल स्टैंड पाकिस्तान ने लेने की कोशिश की फॉर, आर्मी बिल्कुल भी उसके फेवर में नहीं थी। जब जिस दिन रशिया का वॉर शुरू हुआ उस दिन तो इमरान खान वाज इन मॉस्को, डाउट, ठीक है, हाँ डाउट। हाँ वो तूने बोला, हाँ तूने बोला कि अमेरिका को प्रॉब्लम तब नहीं चालू हो गई थी जब इसने बोला था कि ये अमेरिका ने मेरे जमीन यूज करके लोग मार दिए अफगानिस्तान में। अरे ये तो लाइक पूरे तालिबान वाली प्रोसेस से हाँ यूएस के साथ खिंचाव चालू हो गया था ना इनका। हाँ इसने बेसिस यूज करने से मना कर दिया था पहले। चाइना से तो ये लभी डबी चल ही रहा था। हाँ, इसने पंगे सबसे ले लिए थे। इसने चाइना से भी थोड़ा सा पंगा ले लिया था एक्चुअली। तो सीपेक को इसने कैंसिल कर दिया था एक टाइम के लिए। तो इसने पंगे सबसे ले लिए थे। सबका हो गया था कि इसको तो हटा दो, ठीक है। और आर्मी को थोड़ा सा यूएस का भी हाथ आशीर्वाद मिल गया कि भाई लगो थोड़ा सा। तो अब जैसे इन्होंने अरेंज किया था इसके लिए गवर्नमेंट बना करके कि ठीक है तू भी आजा, तू भी चिल्लू बिल्लू आजा, जो 10-15 लेके आए हैं एमपी, सबको कहा कि भाई निकलना शुरू करो तुम, ठीक है। तो ये खुद तो मेजोरिटी में था नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन उधर डाला उन्होंने और वहां सरकार गिरा दी। हमारे तो मोदी जी बचा लेते हैं आराम से, ठीक है। वहां ये अपना पाकिस्तान मोदी जी ने तो ये भी चैलेंज दे दिया 2028 में फिर लिया ना। हाँ, और तब बोले 2028 में लाना वापस से, तब तक इंडिया ढंग से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी मिलेगी। तो जीडीपी की बात नहीं करेंगे, बट व्हाटएवर। तो कॉन्फिडेंस मोशन आया और इमरान खान की विकेट गिर गई। और विकेट ऐसी गिरी कि इमरान खान आउट तो हुआ ही, कहा कि सब एमपी रिजाइन करके निकल जाओ, ठीक है। तो इमरान खान की पार्टी है, पीटीआई कहते हैं उसको, पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है। तो हाँ, तो इंसाफ दिलाने के लिए। हमारे यहाँ पे तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है ना, पीटीआई। तो हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग असेंबली में करते थे। हमारे यहाँ अपोजिशन तो कन्नू तेरे लिए पहले ड्रॉ कर दो कि हमारे यहाँ जैसे अपोजिशन वॉकआउट करते ना, ये लोग पार्लियामेंट छोड़ के डिजाइन ही करके भाग गए। ये जैसे अपोजिशन में गए ये लोग, ठीक है। तो अपोजिशन में रहे ही नहीं एक भी दिन, ठीक है। ये लोग निकल गए कि हम ना इलेक्शन लड़ेंगे। जैसे
हम लोग क्लास बंक करते, इन्होंने क्लास से डी रजिस्टर कर दिया, ड्रॉप कर दिया इन्होंने ब्रो। ड्रॉप। वो कैट 1 नहीं देना मेरे पावर को। वालों ने अगर रिजाइन कर दिया तो जो ऑपोजिशन थी वो पावर में आ गई ना। पावर में नहीं थे ना, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया ना, तो ये पावर से हट गए, तो ये अपोजिशन में जा चले गए सलीके से तो। लेकिन अपोजिशन में जाने से पहले ही ये लोग भाग गए वहां से कि चलो तो सब रिजाइन करके निकलो, ठीक है। तो पीटीआई के एक भी भाई एमपी नो नहीं है। कॉन्फिडेंस वाले दिन का भी, लेकिन नो कॉन्फिडेंस वाले दिन का तमाशा भी भाई बहुत ही गजब था, बहुत ही ज्यादा गजब। ज्यादा ये घर के अंदर छुप कुर्सियां के कुर्सियां फेंकी थी ना देख, पार्लियामेंट। वो तो बाद में हुआ भाई। इतना- ये इमरान खान चला गया अपने घर, ठीक है, इतना no और कहता मैं confidence- नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा ही नहीं तो करोगे कैसे। इतना नो कॉन्फिडेंस बात नहीं करता, हमारे ऑडियंस को भी हमारे पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है नहीं, ठीक है, तो इतना इतना हम लोग इसको हाईलाइट में डालते नहीं है, तो आगे बढ़ जाए। तो हुआ क्या कि इसको लगा कि और एक्चुअली हो भी रहा था कि लीडिंग अप टू द इलेक्शन, जो इलेक्शन शेड्यूल टू भी था, सपोज टू भी था कि इस ईयर अगस्त में होना था, ठीक है। तो इसके लिए से तैयारी शुरू कर दी पिछले साल से ढोल नगाड़े के साथ कि अब तैयारी करते हैं, और इसमें बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करनी शुरू की और भीड़ आ रही थी। एक्चुअली ये कहा जा रहा था कुछ महीनों पहले तक कि आज अगर इलेक्शन कोई लड़ता स्वीप कर जाएगा इमरान खान, किसी भी स्टेट में कहीं भी देख लो, क्योंकि पब्लिक जो था कनेक्ट कर रहे थे सर, पब्लिक का ये था कि सामने जो भी सब चोर है, ठीक है, सब चोर डाकू सब है, इन्होंने बहुत सालों तक लूटा है, इसने शायद नहीं लूटा है तो इसको ही बनाते हैं पीएम। और जैसे ये भीड़ इकट्ठा कर रहा था, लग रहा था कि ये यही है अभी मेन लीडर यहाँ का। फिर किसी ने गोली मार दी इसको पैरों में, पैर पे। यार, मतलब ये हंसने वाली बात है नहीं, बट इसको पैरों में किसी ने गोली मार पाकिस्तान दी। के लिए सब कुछ हंसने भाई, वाली बात। और PM और जब को तक गोली ये मार- हॉस्पिटल में था, पीएम नहीं है ना यार, कन्नू तू कहाँ फॉल कर जाता है यार। कन्नू कैच अप। एक्स पीएम को गोली मारना इज आल्सो बिग थिंग। हाँ हाँ, पाक रेंजर्स बिजी थे, नहीं, Power Rangers पाकिस्तान खेल में रहे नहीं थे। है, पाकिस्तान में गोली हाँ। फांसी वगैरह कोई बड़ी बात कोई बड़ी बात, इतने ये सारे को नहीं लग दिखता रहा, है। इतने सारे को लग रहा था कि वो डरते हैं कि पीएम बन गया, अब हट गया तो कहीं गोली कोई ना मार दे। वो डर उनका रहा कोई पीएम नहीं है आई थिंक, जो हाँ। पीएम खत्म होने के बाद जेल में ना गया हो या मारा नहीं गया हो। हाँ, दो ही ऑप्शन है। यू हैव टू बी अबाउट दैट लाइफ ब्रो, स्ट्रीट्स बहुत रूड है वहां पे। तो हुआ कि जब तक इसको गोली उनका लगी जो हुई थी, करंट हाँ, जो गोली लगी हुई थी एक हॉस्पिटल, सेकंड, उनका जो करंट फाइनेंस, एक सेकंड, उनका जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो पहले प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट में से कुछ एक था, वो जेल गया, उसमें जेल में किताब पढ़ी, अब वो इकोनॉमिक्स नहीं तू गलत बोल रहा है। जरदारी वाज प्रेसिडेंट पहले, उसका जो बेटा है बिलावल, वो है फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, बिलावल इज फॉरेन मिनिस्टर ब्रो। फॉरेन आया तो था इंडिया, वो भाई। बेइज्जती करवा के गया था। भाई। वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है बाय द वे, तो जरदारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। वो कहता है कि मेरे को फाइनेंस पूरा समझ में आता है, पूरा चमकता है उसका, वो फाइनेंस मिनिस्टर है नहीं। अच्छा। जरदारी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, वो बस जिस नहीं है क्या? मैंने उसका कोई World ऐसा Cup leader इंटरव्यू को- देखा था, उसका मैंने कोई ऐसा इंटरव्यू देखा था कि यार अब बोल ले साले। सर पीपीपी उसका मैंने ऐसा कोई इंटरव्यू देखा था। बोल तू इंटरव्यू क्या बता, ध्रुव पहले तो इंटरव्यू क्या बता। हाँ, तो उसमें वो बोल रहा था कि भाई मेरे को पाकिस्तान की इकोनॉमी पकड़ा दो तो देखो मैं तो कहाँ से कहाँ ले जाऊंगा, सारा और- डेट डूट खत्म और करा फिर- दूंगा और- सब। तो फिर उससे पूछा गया कि आपको इतना सब पता है तो आप कर क्यों नहीं देते, और कैसे पता है आपको ये सब, तो कहता है मैं जेल में था तो मैं किताबें पढ़ता था। अब उसकी पार्टी पावर में है, ठीक है, और उसको फिर मीडिया ने पूछा कि आप बता दो ना उनको, कहते नहीं, जब मैं पूरा मतलब मेरी पार्टी पूरी पावर में आएगी ना अगले इलेक्शन में फिर देखना। ध्रुव तो ये तो अभी के लिए बड़ा पुरानी, झंडा ले लो। ध्रुव ये तो पुरानी पीसी की बात है, एक नई पीसी हुई है इसके बाद, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि ये बोल रहा था कि अच्छा। अभी तो इनके पास 2-3 बिलियन डॉलर हैं पड़े हुए, जो फॉरेन फंड्स हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि ये 100 बिलियन तक पहुंच जाएगा। तो किसी ने पूछा कैसे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कहता है कि मेरे को सब फाइनेंस चमकता है, मेरे को सब समझ में आता है, ठीक है। तो बोला कि बताओ कैसे होगा, तो कहता है कि आप लोग दुआ करते रहो, ठीक है। उसने लिटरली यही कहा कि सबकी दुआ रहेगी, Manifestation. I believe so hard it started existing. अरे नोटबुक नहीं बनाया अभी तक किसी ने। अल्लाह की रहमत होगी, हमारा कंट्री इस पे बना है। सरदार वाली आर्मी अल्लाह।
चल तो लोग इसको भटक गए। इसको अरे रुक जा। इसको इमरान खान को गोली लगी थी तो क्या हुआ था? हाँ। तो क्या हुआ कि जब तक गोली लगी, जब तक ये उधर था, हॉस्पिटल में पड़ा था, तो इसके अरेस्ट की तैयारी शुरू हो गई कि इसको किसी चीज पे अरेस्ट करके इसको डालते हैं अंदर, क्योंकि पीटीआई का पॉपुलैरिटी जिस तरीके से स्पाइक कर रहा था, लोग पहली बार ऐसा हो रहा था कि आर्मी को खुलेआम गाली देना शुरू कर रहे थे रोड पे। ठीक है, ऐसे जैसे अपने आर्मी का रिस्पेक्ट है, वहां पे आर्मी का रिस्पेक्ट करते हैं, भले हारे जीते जो हो, उनके जीतता तो क्या ही है, हारे ही हमेशा, बट रिस्पेक्ट करते हैं ये, ठीक है। लेकिन पहले बार खुलेआम जो गाली देनी शुरू कर दी इन्होंने, तो इनको लगा कि भाई कुछ करना होगा इसका, तो इसको ये डाल के, हाँ, जेल में डाल के तैयारी शुरू हो चुकी थी। और फाइनली जब ये रिकवर कर किया तो 9th मई को इसको जेल में डाल ही दिया इस बार, ठीक है। बट जो 9th में जो था ना, वो एक टर्निंग पॉइंट आया। तोशाखाना केस। हाँ, तोशाखाना केस, लेट्स नॉट गो टू दैट केस, वो बहुत तुच्चा सा केस है, जैसा ये मोदी वाला केस था कि मोदी कह दिया था तो मतलब सभी सारे वहाँ पीएम्स ने कर रखा, प्रेसिडेंट ने कर। अरे इन शॉर्ट बता देते हैं, ये इसको गिफ्ट में घड़ियां मिली, ये दुबई जाके उन घड़ियों को बेच आया और वो पैसे अपने पास रख लिए। और इसका एक समय पॉइंट ये था कि जब मुझे मिली थी इसका एक समय पॉइंट था कि वो तो मुझे मिली थी, फिर इसको बताया कि भाई तू हेड ऑफ द स्टेट है, तो तेरे को नहीं मिली थी, हेड ऑफ स्टेट को मिली थी, तो वो पाकिस्तान का हुआ, तो तेरे को पाकिस्तान में उसको देना था। बट ठीक है, तो इस केस में उसको डाल दिया भाई, उसको डाल दिया जेल में, ठीक है। फिर प्रोटेस्ट इरप्ट हुआ पाकिस्तान में ऑल अक्रॉस, और इस वक्त प्रोटेस्ट था ना, कहते कि प्लानिंग के साथ हुआ या जो भी हुआ, या शायद आर्मी ने ऐसा प्लान किया कि ऐसे प्रोटेस्ट क्या होता है कि कहीं आग लगाती, जैसा आज सकू ने नू का एग्जांपल दिया कि कैसे कैसे प्रोटेस्ट होते हैं। इन्होंने इस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ 9th में वाला, 9th में 10th में 11th में को चल रहा था ये प्रोटेस्ट, वो क्या हो रहा था कि आर्मी हेडक्वार्टर में घुस जाते थे ये लोग, किसी जनरल के घर में घुस गए, किसी मेजर के घर में घुस गए, ठीक है, वहां से पिकअप चोरी कर लिया, किसी का कबाब चोरी कर लिया फ्रिज से स्ट्रॉबेरी और कीवी निकाल के खा रहे थे भाई। वीडियो में दिखा रहा भाई, देखो स्ट्रॉबेरी ले। और इनमें ये सेंस था, ये लोग ये समझ चुके हैं कि ये हमारे ही पैसे हैं, जिसका स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं, तो हम अपने पैसे का इनके फ्रिज से निकाल रहे हैं, हम स्ट्रॉबेरी खा लेते थे। ठीक है, तो ये सब चला, स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर गया। ये आर्मी को बहुत अच्छा चांस मिल गया, इसलिए कहते हैं कोई लोग ये प्लॉटेड भी था। शिवांग अटक गया क्या? और उधर ऐसा चल रहा था कि लाइक लोकल लोग, उधर इकोनॉमिक तो खराब चली रही थी, तो लोकल लोग राशन के लाइनों में मर रहे थे, दंगे लाइक लड़ाइयाँ हो रही थी, जो फ्री राशन मिल रहा था, और ये स्ट्रॉबेरी खा रहे थे, तो ये फ्रिज में घुस गए, स्ट्रॉबेरी मैं खाऊंगा। भाई सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि भाई हेड ऑफ स्टेट को भाई घड़ियां बेचनी पड़ रही है पैसों के लिए। अरे मेरे को पता है, जब मैंने ये वाली कहानी सुनी थी तो मेरे को अपना वो वीआईटी वाला टाइम याद आ गया कि किताब लेके बेच दी हमने। गाइस वीआईटी का एपिसोड यहाँ पे आपको मिलेगा, क्लिक करके देखो अपने। और उनका शायद करंट प्राइम मिनिस्टर बिलियनियर है, वो इतने घोटाले कर चुका है, वो बिलियनियर बना बैठा है। उसका भाई बिलियनियर है। अच्छा, उसका भाई है तो मेरा भाई जब बिलियनियर बन गया, मैं डिफैक्टो बिलियनियर बन जाऊंगा। कोई मेरे को उसमें ये शर्मी बनो भाइयों, तुम में से कोई बिलियनियर, मैं भी कहूँ अपने आप को। फिर अगर हमें बिलियनियर बनाना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अब हम कट लगा देते हैं यहाँ पे, और फिर नहीं आता है तो सॉरी शिवांग आता है वापस, तो चालू कर दीजिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि क्लोज कैसे करनी है। मैंने मार्क क्लिप लगा दिया, मार्कर आ जाएगा। ओ शिवांग आ गया भाई, सॉरी शिवांग आप वापस आ गए, तो वापस चालू कर दे रहे हैं गाइस। स्ट्रॉबेरी खा रहे थे हम। स्ट्रॉबेरी तो ये हुआ ना कि इसलिए कहते कभी कभी कि ना कि शायद आर्मी ने ये प्लान किया पूरा प्रोटेस्ट, कि इनको एक वो पॉइंट मिल गया कि हमारे हेडक्वार्टर्स पे अटैक हुआ है, हमारे मेजर्स के घर में घुस गए लोग, तो इन्होंने क्या किया, पीटीआई वाले लोगों को पकड़ना शुरू किया। पीटीआई अगेन इमरान खान की पार्टी, ठीक, उसके जो भी चंगे पुंगे थे ना लोग, ठीक है, जो बनते थे कि अरे इमरान खान है ये वो, सबको पकड़ना शुरू किया इन्होंने, ठीक है, सबको 10-10 दिन के जेल में ठूसा। भाई एक जेल में एक मेरे को एक कोई मोटा सा एमपी साइंस मिनिस्टर, उसने तो कहा था, वो कोर्ट से बाहर, उसने तो कहा था कि हमें चांद पे जाने की क्या जरूरत है। चांद पे जाने की जरूरत नहीं गाइस, चंद्रयान में दिक्कत तो है भाई। वो कोर्ट से बाहर निकल रहा था, बाहर पुलिस वाले खड़े अरेस्ट करने के लिए, जो वो घूम के भागा है भाई। क्योंकि कोर्ट के अंदर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, कोर्ट के बाहर अरेस्ट हो जाएगा। तो सबको सारे लल्लू पंजू सबको पकड़ कर जेल में डाल दिया, ठीक है, अच्छे से कार्रवाई हुई उधर, ठीक है, कि भाई क्या कर रहे थे तुम लोग। और सारे जब जेल से निकले हैं ना,
तो सारों का मन चेंज हो गया कि जो 9 मई को जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, या जो दंगे होंगे हुए उस समय, दंगे तो क्या ही हुए, वायलेंस हुआ जो भी, वो अच्छा नहीं हुआ, वो पीटीआई के बीजेपी को अच्छा नहीं जाता। स्ट्रॉबेरी चुराई थी। मैं इसलिए पीटीआई छोड़ रहा हूँ, एकाएक भाई जब पीटीआई छोड़ने लगे लोग, ठीक है। जब और अब जब तन्नू बोल। जब आर्मी तुम्हारे एवोकाडोस पे flag तो हो गई ना भाई। गुड भाई एवोकाडो चुरा दिए। तो पूरा बहुत plug सारे सीख लिया सिग्निफिकेंट सब जो लोग। लोग थे Right, पीटीआई right. के, वो पीटीआई छोड़ के चले गए। और ऐसा हो गया कि जो नमूने बचे पीटीआई में, वो उतने कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर है नहीं। तो एक जो नमूना का नाम बचा पीटीआई में, इमरान खान ही बचा। और एक दो और है जो कहते हैं कि ठीक है पीटीआई के साथ है, बट शायद उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उसको इसलिए रख रखा है कि कुछ अगर ये आगे का सोचे तो उसका खबर पहुंचा देना हमें, सब इधर मत आ जाओ। पर ठीक है। पर शिवांग एक बात बता मुझे, जब पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीती थी तब भी तो इमरान खान सिंगल हैंडेडली जिताया था ना, तब भी कोई सपोर्ट थोड़ी था उसके पास, तो कर लेगा ना मैनेज। अब वहां आते हैं कि कैसे मैनेज होगा। तो अब क्या हुआ है कि ये सब पहले तो काले चने पीटीआई को सेट कर दिया पहले, फिर क्या किया है अभी 2-3 दिन पहले, इसको भी इमरान खान को भी सेट कर दिया कि चल तू 5 साल के लिए अब जेल में जा। तो जो सक्कू कह रहा था कि कीड़े मकोड़े है जेल में, वो उसी जेल की बात हो रही है जिधर सेट कर रखा है इसको कि अब तू 5 साल के लिए बैठ। तो ये देख लो कि 5 साल के लिए डीबार भी तो कर दिया उसको। हाँ, इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। और मेरे ख्याल से कोई पोस्ट नहीं सो सेम एज और राहुल गांधी। अभी 9 अगस्त को ही इन्होंने अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगले 3-4 महीने में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अब इलेक्शन होंगे वहाँ, ठीक है। तो अब इलेक्शन होंगे तो ये पक्की बात है कि इमरान खान तो नहीं बन वैसे उसके इवन दो पूरा पॉपुलर इलेक्शन सपोर्ट वैसे भी मेरे ख्याल से 9-10 दिन में ही होने वाले थे। तो अगर वैसे होते हैं तो अगर पूरी टर्म हो जाती है तो उनको 30 दिन में इलेक्शन करने पड़ते हैं। अगर बीच में डिसॉल्व कर देते हैं तो 90 दिन मिलते हैं। तो हमें पाकिस्तान आर्मी से सपोर्ट अभी भी इमरान खान पहले की डिसॉल्व कर दी। हमें पाकिस्तान आर्मी से एक तो सीख लेनी चाहिए कि कैसे सफाई से काम किया जाता है, ठीक है। कैसे सफाई कर दिया जाता है। सफाई तो क्या ही थी भाई, वो तो ब्रूट फोर्स ही थी ये तो। भाई एक बंदा जो 5 महीने पहले तक पीएम बनने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है उसको आगे पीछे, उसको आज जेल में डाल करके अगले साल वो अगले टर्म के लिए वो पीएम के लिए लड़ भी नहीं सकता, यहां तक ले आए उसको, ठीक है। और अभी नई एंट्री हो रही है नवाज शरीफ की। तो नवाज शरीफ आर्मी की कभी नहीं बनी। हाँ, तो नवाज शरीफ अब आ रहा है। तो ये है पाकिस्तान का अपडेट भाई, ये इमरान खान के साथ जो हुआ। एंड देन अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है। 3-4 महीने में हमें पता चले कि कोई नई सरकार आ गई, और कोई नई सरकार जिस पे आशीर्वाद है आर्मी का अगेन, ठीक है। और आर्मी से पंगा लेने का क्या मतलब होता है इमरान खान से पूछो जो कीड़े के साथ सो रहा है अब। तो बेचारे को काली दाल भी नहीं मिलेगी जेल में। भाई काली दाल का क्या सीन है? भाई काली दाल का सीन पड़ी हो बहुत फनी। उसकी बीवी इसकी जो करंट वाइफ है ना, वो काला जादू वाली जो करंट वाइफ है वो जादू टोना टाइप करती है। अच्छा, तो ये बिस्तर में जब सोता है तो काली दाल रख के सोता है अपने बिस्तर में। काली दाल इज एंटीडोट टू काला जादू। नहीं पता नहीं। नहीं तो काली दाल काले जादू से याद आया, ये अपन बात तो कर रहे हैं अपन यहाँ पे सबकी, अपन ने पड़ोसियों की भी बात कर ली ये कि कौन चला रहा है, कौन एक्चुअली में बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट कर रहा है। कि काली दाल तो ठीक है, काला पत्थर क्या चीज़ है? काले पत्थर के बारे में थोड़ा मोड़ा दिखा मेरे को कि ब्लैक रॉक नाम की कंपनी है, कुछ पता नहीं क्या है बे, सब कुछ खरीद रखा है सामने भाई, सब कुछ खरीद रखा है। लैरी फिंक नाम का एक बंदा है, पता नहीं कहाँ से आया कहाँ को जाएगा, बट फिलहाल तो ऐसे सबको दीवाना बना रहा है। ऐसे मिशन फिलहाल तो वो मोदी जी जैसे मिशन मोड पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने में। तो बता दो भाई, ब्लैक रॉक मैंने ब्लैक रॉक पे थोड़ा सा भी रीड, मेरे को कभी थोड़ा सा ऐसे पढ़ा था कभी ब्लैक रॉक के बारे में, बट है क्या ब्लैक रॉक, थोड़ा सा मेरे को समझाओ ठीक से। भाई सब पैसे का गेम है उनका, फुल दे आर मनी पीपल्स। तो यही है क्या, बस खत्म हो गई बात? मेरे को और अच्छे से समझा भाई, ये क्या बात हुई? भाई ये जो 2008 वाले जो लीमन ब्रदर्स वाला पूरा कांड हुआ था ना, उस पूरे केओस से निकल के आए थे, मतलब वहां से बड़े बनने लगे थे। वो इनका नंबर 2 था। नंबर 1 वाज जी का फाइनेंशियल डेट रीस्ट्रक्चर किया इन्होंने। जी का जितने फाइनेंसेस थे क्या? हाँ जी, अरे अपना जी नहीं, यूएस वाला जी। तो अरे तो लैरी फिंक का ऐसा सीन है कि वेरी स्मार्ट मैन, स्टार्टेड वर्किंग बचपन में किसी बैंक को ज्वाइन किया था, कुछ बॉस्टन करके, कुछ तो फर्स्ट बॉस्टन बैंक या कुछ ऐसे करके बैंक थी। वहां पे इसने बॉन्ड्स में बहुत पैसे कमा के दिए उनको, बिलियंस में, ठीक है। तो जैसे ही इसने इतना पैसा कमा के दिया तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बहुत फाड़ आदमी है, इसको ऐसे प्रमोट कर दो और इसको बहुत सारा पैसा दे दो कि तू बनाता रहे पैसा, ठीक है। फिर अगले क्वार्टर में इसने $100 मिलियन का लॉस कर दिया,
ठीक है, तो वहां पे उन लोगों ने इसको किया जलील कि कैसा लूजर टाइप का आदमी है, $100 मिलियन डुबो दिए कंपनी के, ये भूल गए कि पिछले साल $1 बिलियन कमा के दिए थे। तो ऐसे जलील किया और बोला कि अब तू कंपनी से निकालेंगे नहीं क्योंकि ठीक है तू आदमी, बट काम तेरे को ऐसे कुछ सीरियस वाला देंगे नहीं, तो तू बैठ जा साइड। तो इसने ऐसे पर्सनल ईगो में आके कंपनी छोड़ दी एंड फिर ही स्पेंड टाइम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि वो इतना समझ गया था कि मैं फोड़ूं और मैं फोड़ूंगा लाइफ में, ठीक है। तो इसने टाइम लगाया अपनी लाइफ में थोड़ा सा, 1.5-2 साल शांति से घर पे बैठा, सोचा इसने क्या करना है। तो इसने बॉन्ड मार्केट में फुल रिसर्च करी, डेप्थ में जाके इसने एल्गोरिदम्स लिखे, खुद के एनालिसिस करने लग गया बैठ बैठ के। और फिर एक आदमी से मिलता है, ब्लैकस्टोन एक कंपनी है दूसरी, ब्लैकस्टोन का जो चेयरमैन था उस टाइम पे, उससे मिलता है ये श्वार्ट्जमैन से, और श्वार्ट्जमैन को जाके कहते हैं कि देख मैं फाड़ आदमी हूँ, बिलीव इन मी, और देख फोड़ देते हैं साथ में मिलके। तो उन्होंने मिलके एक सब डिविजन बनाया ब्लैकस्टोन का, एंड उस कंपनी के थ्रू ये एसेट मैनेजमेंट करने लग गए, ठीक है। तो चार्ल्स श्वार्ट्जमैन पैसे लेके आया, ये सिर्फ अपना दिमाग लेके आया उस बिजनेस में। चार्ल्स श्वार्ट्जमैन ने $50 मिलियन की अपफ्रंट फंडिंग दी इसको, 2-3 साल में ये $50 मिलियन को $8 बिलियन ले जा चुका था। जब $8 बिलियन लेके गया ये, तो इसने बोला कि श्वार्ट्जमैन भैया आप थोड़ा सा अपनी इक्विटी डिसॉल्व कर दो ताकि हम वो इक्विटी मार्केट में बांट दें लोगों को, और ऑल मेरे जैसे दिमागदार लोगों को हायर करेंगे। तो श्वार्ट्जमैन ने मना कर दिया। तो जब श्वार्ट्जमैन ने मना कर दिया, इसकी ईगो फिर से हर्ट हो गई। फिर ही वेंट आउट टू द मार्केट, फाउंड समबडी हु कुड बाय श्वार्ट्जमैन का पूरा कैपिटल। तो श्वार्ट्जमैन को ऑफर करवाया इसने एक दूसरी श्वार्ट्जमैन तो बेचना ही नहीं चाह रहा था। हाँ, बट ही गॉट श्वार्ट्जमैन ऐसा फार डील के इट वाज टू गुड टू से नो टाइम्स, ठीक है। तो उसका पूरा स्टेक बाय आउट करवा के, दैट इज हाउ ब्लैक स्टोन से एक कंपनी निकली, और इसने अपने आप को ब्लैक रॉक का भाई नाम ब्लैक पेबल्स नहीं होना चाहिए था क्या And इसका उस- नाम? मतलब ब्लैक स्टोन से ब्लैक रॉक कैसे? चट्टान से पत्थर निकला है, चट्टान से पत्थर निकला है। दिया। और भाई आज के टाइम में ब्लैक स्टोन पत्थर से चट्टान निकल गया ना ये। ऐसे है कि हाँ ये चट्टान निकला है भाई हाँ पत्थर वही। से। हाँ। अबे व्हाटएवर, आगे बढ़ो। हाँ तो एटिमोलॉजी कर रहे हैं इसका भी। तो इसने अपनी कंपनी बना दी, ब्लैक रॉक बन गई। ब्लैक रॉक में बहुत जल्दी इन्होंने क्या किया, दे इन्वेस्टेड, इसने ये फिगर आउट कर लिया था कि कंप्यूटर से ही रेवोल्यूशन आएगा फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी, एंड इसने बहुत सारी चीज़ों में ना अलग अलग दिमाग लगाना चालू कर दिया था। डेट रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर इसने बहुत काम कर रखा है, ठीक है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसको समझ नहीं आ रहा था अपने डेट का क्या करो, ये जाके घुसता था उसमें और उसको ऐसे रिस्ट्रक्चर कर देता था कि कंपनी को एकदम बेयर मिनिमम लॉस होता था, एंड उनके मार्केट वगैरह सब चल जाता था, और इसको मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू आता था। तो वहां से सब इसने अपना अपना फेस बनाया। जी इसका सबसे पहला बहुत बड़ा क्लाइंट था। अगेन नॉट मी। तो जी का नॉट गुर रहमत वाला जी, जीई जनरल इलेक्ट्रिक्स वाला जी। तो वहाँ पे इसने बहुत फाड़ काम किया। उसके बाद इसने अपनी कंपनी के थ्रू एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है अलादीन, 99-98 में उस टाइम पे, एंड उसी के साथ साथ ये पब्लिक गए, अपना इक्विटी लेके आए अपनी खुद की। बाय द वे ब्लैक रॉक में जब लॉन्च हुआ था तब से लेकर अब तक 7-7.5% का रिटर्न दे चुका है वो शेयर पिछले 25 साल के करीब में। मिस तो भाई तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे इसने फोड़ नहीं रखा। एंड फिर उसके बाद जो सकू ने बोला 2008 का जो क्राइसिस आया उसमें इसने मेरिल लिंच को टेक ओवर किया ब्लैक रॉक ने, उसका सारा फंड्स और एसेट्स अपने अंदर मर्ज कर लिए। वहाँ से ये बस इनका क्रेजी एक्सपेंशन चालू हुआ है, एंड आज इतने बड़े हैं कि ये कनु बताएगा क्या कर रहे हैं आजकल। तो ब्लैक रॉक जो यूएस की जीडीपी है ना उसका 40% जितना तो ब्लैक रॉक के पास है पैसा, ठीक है, $9.4 ट्रिलियन। तो 1 ट्रिलियन में बताओ कितने जीरो होते हैं? बताता हूँ, रुक जा। नहीं पता भाई। 12 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, तो इनके पास 94 और 11 जीरो जितना पैसा है। अब अपनी देसी और डॉलर में यूएसडी कन्वर्ट करो, 1 जीरो और लगा दो। हाँ, देसी ऑडियंस को समझाने का तरीका ये है। 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इनके पास ऐसे 9.4 है। देसी ऑडियंस के हिसाब से मैं बताता भाई हूँ, वो देसी डॉलर भी ऑडियंस तो के हिसाब है। से। अरे तो रुपीस में बता रहा हूँ ना, हाँ, 9.4 लाख करोड़ ना भाई। देसी ऑडियंस के गन्ना हिसाब मेरे को से कम ये लग ऐसे- रहा है, हम रुको, बता रहे कम हैं बता भाई। रहा है, तेरा मैथ ठीक नहीं लग रहा है मेरे को। हाँ, देसी ऑडियंस के हिसाब से अगर इनके पास अभी $9.4 ट्रिलियन की एसेट्स है तो ये ऑलरेडी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर ब्लैक रॉक एक देश होता। हाँ शायद थर्ड ठीक है। सेकंड यार, हाँ And- थर्ड। नंबर 1 यूएस, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 ब्लैक रॉक, इतना एसेट्स मैनेज कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो टॉप 3 है
मतलब टॉप 5 में जो बाकी 3 है उनका कलेक्टिव टोटल कर लो तब भी 9.4 ट्रिलियन डॉलर पे नहीं पहुंचते होते। सो दैट इज इंडिया, जापान एंड जर्मनी या फ्रांस जो भी है। नहीं पहुंच जाएंगे। और पिछले साल नहीं पहुंचेंगे। पिछले साल इनका 4.3 8.5 था। ठीक है। पर जीडीपी तो पिछले एनुअल साल इनका डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से कैलकुलेट होता है ना, ये तो इनके पास टोटल एसेट्स हाँ वही मेरे को भी ये पैरामीटर कभी सही नहीं लगता कि जीडीपी से कंपेयर नहीं करना चाहिए वो एसेट। हाँ बट ठीक है। और इनका एसेट मैनेजमेंट करते हैं, थर्ड लार्जेस्ट जीडीपी है। और एसेट मैनेजमेंट इज डजंट मीन कि वो ओन करते हैं उस पैसे को, मैनेज करते हैं बस। तो ओन करते हैं नहीं मतलब नहीं, इनको नहीं, वो पैसा दिया जाता पैसा है किसी और का है, इनका। वो हाँ। बात है। इनका रेवेन्यू अगर पता करना है तो इनका रेवेन्यू 4.4 बिलियन का है। तो 4.4 बिलियन इनको मिलता है। और वो भी है भाई, ये इनका जो अलादीन वाला सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली हाँ। यही करता है कि वो एनालिसिस वगैरह करने के काम आता है कि आपको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, ये सब सबको तो भाई रुपए का पता लगा रहा है। भाई मैं समझ रहा हूँ। रुपए का पता लगा रहा है भाई 7.8 करोड़। हाँ भाई लाख करोड़ में तो मोदी जी रोड बनवाते रहते इतने का, तो इतना तो हाँ भाई 7.8 करोड़ भाई 7.8 करोड़ ही बतेरे होते हैं इनके पास, वो 1 करोड़ बार है। इमेजिन करके देख 7.8 करोड़ लोगों करोड़पति हैं, समझ रहे? स्टेट एक स्टेट ले ले, सारी पूरी स्टेट करोड़पति है। हाँ तो अब जो ध्रुव अलादीन बता रहा था ना, तो अलादीन क्या है, वो रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। वो मतलब तुम कहीं पे पैसा डाल रहे हो ना, तो वो थ्रू डेटा तुम्हें बता देता है कि भाई इसमें कितना रिस्क है, मतलब यहाँ पे क्या डाउनसाइड्स होने वाले हैं। अब अलादीन सॉफ्टवेयर वो खुद यूज करते हैं, उनके जो दोनों कंपेटिटर्स है वैनगार्ड और एक और जो टॉप 3 है, तीनों यूज करते हैं। ठीक है, गूगल यूज करता है, एप्पल यूज करता है, मेटा यूज करता है, सब माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है, सब यूज करते हैं, सब यूज कर रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो भाई बहुत फाड़ चीज है। और नहीं तो उसका भी ऐसा कहीं पढ़ रहा था भाई मैं कि अगर इन सबको मिला ले, ये जो यूज भी कर रहे हैं उसका, इनके पास ये 9.4 ट्रिलियन हो गए, फिर ये सब जो सब इकट्ठा कर ले तो भाई अलादीन सॉफ्टवेयर रिस्क मैनेजमेंट करता है 21.5 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये क्या सॉफ्टवेयर बना हायर करने के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कर तो रहे हैं। ठीक है, मेरे को ले लो 10% इक्विटी दे दो। अब ये कैसा ही सॉफ्ट पूल है भाई। ठीक है, तो अबे तो टैलेंट भी तो देख क्या मिल रहा है, और तुम्हें कुछ भी तो- का एक होस्ट भी मिल रहा है। तो जो ये लारी फिंक जो लॉरेंस फिंक है भाई बंदा, तो इसके बारे में ध्रुव पूछ रहा था कि ये कहाँ जाके रुकेगा। तो भाई ये ऐसी भी स्पेकुलेशन है कि इसको भाई प्रेसिडेंशियल उसमें अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रेजरी बना, ट्रेजरर जो भी। क्योंकि इनके ब्लैक रॉक के काफी सारे सीनियर लीडरशिप वाले लोग ब्लैक रॉक छोड़ के यूएस के ट्रेजरी वाले डिपार्टमेंट, यूएस की पूरी गवर्नमेंट में काफी हाई लाइक ऐसे जो नॉमिनेटेड पोजीशंस है वो ऑपरेट करते हैं, तो ये बिहाइंड द सीन्स चलाते हैं सामान। एंड अदर वे राउंड इससे- कि वो वहां से हाँ। आते हैं और इसमें जाते हैं कंपनी में। इससे इन्फ्लुएंस नहीं करते होंगे क्या ये डिसीजन मेकिंग? तो उसमें भी आते वही- हैं। करते हैं bro, उसका भी एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं कि इनकी जो फेडरल रिजर्व है, जो ये ध्रुव 2008 वाला कह रहा था, तो भाई फेडरल गवर्नमेंट ही इनके पास आके कह रही थी कि भाई हमें बचा लो थोड़ा। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं और दे देता हूँ कि अब जब हम बात ही कर रहे हैं कि इतना पैसा ये बना रहे हैं, तो इनकी टॉप इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे है इनके पोर्टफोलियो में। तो एट द मोमेंट इनके टॉप शेयर होल्डिंग है एप्पल में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एनवीडिया और गूगल। ठीक है, तो जैसे ध्रुव ने कहा बढ़िया है। टेक, इन्होंने टेक फोड़ रखा था। एंड अगर हम इसका जिस देखें कि कौन कौन कंपनीज हैं जिन्होंने ये कर रखा है, तो मैं एक छोटी सी समरी, मेरे पास डेटा पॉइंट था ये, तो S&P 500 कंपनीज हैं जो उनका मेजर इंडेक्स है S&P वाला। जैसे अपना सेंसेक्स पाँच- निफ्टी है ऐसे। हाँ जैसे निफ्टी में निफ्टी 100 होता है, 100 कंपनी होती हैं। यूएस के मार्केट में ट्रेड होने वाली 500 बड़ी कंपनी में से 84%, 84% में इनका मेजर कंट्रोलिंग स्टेक है। मतलब ब्लैक रॉक बोर्ड पे ज्यादा सीट्स हैं उनके पास, तो ब्लैक रॉक बताता है कि क्या करना है 84% ऑफ यूएस की सबसे बड़ी कंपनीज को। भाई इनफाइनाइट पावर का पावर देख रहा था मैं, तो इवन बहुत सारे सॉवरिन वेल्थ फंड्स होते हैं। तो व्हाट आर सॉवरिन वेल्थ फंड्स? बेसिकली जो भी सरकार फंड्स बनाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक कुछ डेवलपमेंट फंड हो गया, कुछ सिर्फ उनको फॉरेन रिजर्व फंड है उनका जिसमें सिर्फ उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो ब्लैक रॉक Pension ऑल्सो funds. मैनेजेस दी सॉवरिन वेल्थ फंड्स फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज। अब वो तो डेटा मेरे को मिला नहीं, एक्चुअली पब्लिक नहीं है, वो डिस्क्लोजेबल फिगर्स नहीं कौन से होती देश का वैसे कौन सा भी। करते हैं, बट ये मालूम है कि बहुत सारे देश के वेल्थ फंड्स भी यही ग्रो करा रहे हैं।
वो भी अंडर देम। नॉट जस्ट वेल्थ फंड्स, रिजर्व बैंक्स भी, सेंट्रल बैंक्स भी बहुत सारी कंट्रीज की, उनको जब अपना एसेट डाइवर्सिफाई करना होता है कि भाई इतना तो गोल्ड में है, इतना इधर है, इतना उधर है, इनको हायर करके कहते हैं कि भाई हमारे पास रिजर्व में इतना पैसा पड़ा है, बताओ कि कहाँ पे बढ़िया 4.5-5% के हिसाब से मिलेगा अपने को रिटर्न। तो एक हुआ बिग 4, फिर आती है बेन एंड कंपनी और बीसीजी वाले, एक लेयर वो हुआ, और इससे ऊपर ब्लैक रॉक को मान के चलो, कंसल्टेंसी के मामले। हाँ, ब्लैक रॉक मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर किसी से बात करनी है तो आप सीधा ब्लैक रॉक से बात कर सकते हो। क्यों भाई? तो सबके ऊपर है strategize भाई करना ये। सब, हाँ, बात करनी है तो इनसे बात करो। ये स्ट्रेटेजी ये एक सिंगल एंटिटी है जो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कुछ भी करवा सकते हैं। ये जो जैसे बाकी बिग 4 और ये सब कंसल्टेंट्स है ना, इनको तो तू प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के लिए हायर करता है, इनको तू अपनी पूरी एसेट कंसल्टेंसी के लिए एसेट के लिए hire भी करते हैं यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, एसेट्स के लिए भी करते हैं। करता है। मतलब माइनर एसेट वर्सेस हाँ। ये तो भाई अलग ही लेवल हाँ, पे ये तो खेल भाई रहा है। अब गवर्नमेंट्स तो इनका अभी जो सबसे बड़ा कैश काउ है ना, इन्होंने, दे आर द पायनियर्स ऑफ ये ETF वाला कॉन्सेप्ट। जो ETF इज नथिंग बट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इन्होंने ही ब्रेक थ्रू किया है उस पूरे कॉन्सेप्ट को। आज के टाइम पे S&P पे अगर तुम देखो तो कुछ 30-35% ETFs यही कंट्रोल करते हैं, लाइक डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। बहुत इन्फ्लुएंशियल एक एंटिटी मैं- है जो एक फिर प्रोपेगेंडा पुश करने में भी इनका लाइक हाथ हो जाता है। वो लाइक बेशक वो क्लाइमेट के अराउंड हो या वोकिज्म का भी इन पे एक एलिगेशन लगता है कि लगता है कि ये प्रोपोगेट करते हैं, उनको अपनी कंपनीज के डिसीजंस ऐसे बनवाते हैं बोर्ड के थ्रू कि वो आइडियोलॉजी प्रोपोगेट हो। एक ESG वाला भी काफी एसोसिएटेड रहता है, ब्लैक रॉक ESG मैं साथ साथ सुनता तो रहता हूँ। ब्लैक रॉक मेरे को समझ में आया कि ग्रैंडफादर है सबका, मतलब बापू बैठा है ऊपर, ये संभालने का बड़ा भाई है। ESG क्या है? तो ESG होता है एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस पे बेसिकली कंपनीज को अपने कुछ पॉलिसीज उस हिसाब से अलॉट करनी होती है कि दे गिव बैक टू सोसाइटी एंड टू द एनवायरनमेंट। तो ये इन्होंने बेसिकली मैट्रिक्स बनाया है असेस करने के लिए कंपनीज को, ठीक है। तो अभी तक तो जैसे सिर्फ ये रिस्क असेसमेंट इस बेसिस पे कर रहे थे कि कहाँ पे प्रॉफिट, कहाँ पे लॉस, ये वो सब सामान। अब इन्होंने ये नया सामान लेके आया है कि हम आपको इवेल्युएट करेंगे इन 3 क्राइटेरियाज पे, एंड अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो हम आपको डाउनग्रेड कर देंगे, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स अफेक्ट होने लगेंगे, हमारा भी अपना स्टेक हम तुम्हारी कंपनी में कम कर देंगे। तो जैसे एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ मैं, हाँ, मतलब पूरा एक छोटा एग्जांपल, सब इफेक्ट करते हैं। तो एक छोटा एग्जांपल है, जैसे एक्सॉन है। एक्सॉन आई थिंक यूएस का वन ऑफ द लार्जेस्ट ये ऑयल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, ठीक है। एंड अब एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपना ये नॉर्मल क्रूड ऑयल तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये लोग पुश कर रहे थे कि आप ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी में इन्वेस्ट करो, ये करो, वो करो, एंड सीधा सीधा ये धमकी टाइप थी कि आपकी ESG रेटिंग हम कम कर देंगे अगर आप वो नहीं करोगे। एंड बहुत बड़े इम्पैक्ट है उसके, क्योंकि अगर ये अपनी ESG रेटिंग में किसी कंपनी को डाउन कास्ट कर देते हैं तो भाई बाकी ग्लोबल इन्वेस्टर्स सोचने लगते हैं कि अरे भाई ब्लैक रॉक कह रहा है कि तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो पूरा वोक वाला जो सामान है ना, इनके वैसे क्राइटेरियाज भी हैं भाई। कुछ कंपनीज को LGBTQ रिलेटेड टॉपिक्स पे पुश करना, ये सब करना, जैसे बड लाइट का भी पीछे जो हुआ, टारगेट का जो पीछे हुआ, वो सब इससे कोरिलेटेड है सब कुछ ESG रेटिंग। तो बेसिकली ये जो ESG एक रिवॉल्वर है जो सारे कंपनी पे डाल रखे होते हैं, जो भी इनके अंदर आते हैं कि भाई ये करो, रूल्स बेंड करो, या फिर जो भी चीजें इनके हिसाब से करो, अदरवाइज चल जाएगा ये। इतना रूल्स बेंड तो नहीं करने को कह रहे, ये सोशली वोक आइडियाज को एक्सेप्ट करने को कह रहे कंपनीज को कि आप बिजनेस मॉडल अपना थोड़ा रखो साइड में, पहले ये देखो कि सोसाइटी की कल्चरल डिमांड क्या है। बट क्या मतलब ये एक्चुअली सोसाइटी का सोचते हैं या फिर ये एक क्या है, कवर है? नहीं, तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस देखे तो थे मैंने, पता नहीं इन द ईथोस देखे थे, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर मेरे को मिलेंगे तो मैं पोस्ट डाल दूंगा। पर ऐसा कुछ था कि एक कंपनी को कम ESG स्कोर मिलता है, फिर इनके साथ मीटिंग वगैरह होती है और उसके तुरंत बाद बिना कुछ चेंज करे वो ESG स्कोर इंप्रूव हो जाता है। और मतलब ये बेसिकली अब कंट्रोल कर रहे हैं जो मोनोपोली जो है, बड़ी फैंग वगैरह मोनोपोली बनी हुई है ना, इन मोनोपोली के ऊपर भी एक मोनोपोली बैठी है, ये सारी मोनोपोलीज को कंट्रोल। जैसे मैं पढ़ रहा था फ्लोरिडा में हुआ था अभी रिसेंटली कि फ्लोरिडा का लॉट ऑफ द स्टेट ट्रेजरी बिल्स, वो ब्लैक रॉक was part of the different asset companies that was managing that, but Florida like is a largely Republican country and they were being pressured by their ESG policies. They thought कि using their policy अपना agenda push कर रहे हैं सोशल और क्लाइमेट चेंज वगैरह का, which is not in their policies, right? तो फ्लोरिडा का एक ये
सेक्रेटरी स्टेट था, क्या नाम इसका, सॉरी, टॉप फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ फ्लोरिडा, नाम पोस्ट नहीं दे रखी, बस उसने ये कहा कि हम वी विल बैन ब्लैक रॉक फ्रॉम मैनेजिंग आवर स्टेट ट्रेजरी एसेट्स, क्योंकि हमें इनका एजेंडा पसंद नहीं है। दिस वाज वेरी रीसेंट न्यूज़, ये अभी दिसंबर का ही है, लास्ट। तो कन्नव तू ही बता रहा था शायद मेरे को कि ये पहला ऐसा वेल्थ मैनेजमेंट वो है जो चाइना के साथ भी इन बेड्स है। चाइना ने अपने लॉज अमेंड करे हैं कि इनको अलाउ कर दे एंटर। इन्होंने अपना खुद का म्यूचुअल फंड खोला है चाइना में, and it is the only company who is wholly owned outside China that is allowed to operate inside China's mutual fund space. तो वर्ल्ड ओवर मतलब एक पूरा वाइस ग्रिप है इनका हर चीज पे। बढ़िया भाई। तो अब हम वैसे पार्लियामेंट में लड़ते रहे, बाकी जो बात करते हैं ना कि दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो वो ये आप लोग जब हमारा कुछ भी पॉडकास्ट कंज्यूम करोगे तो आपके मोबाइल से लेकर आपका इंटरनेट प्रोबेबली सबके पीछे इन्हीं का हाथ है। और अगर तुम अपना हाथ बढ़ाना चाहते हो सोसाइटी के आवाज और प्रोपोगेट करना चाहते हो तो कुछ भी को देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इतना अच्छा सेगवे बना नहीं, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।